एपिसोड 71। बहुत खुशी की बात है, आपके द्वारा दिए गए चीनी नामों के हिंदी अनुवादों को मैंने स्थायी रूप से सहेज लिया है और अब मैं इस गद्यांश को एक हिंदी उपन्यास शैली में प्रस्तुत करूंगा। अध्याय रक्तरंजित संघर्ष। गुपचुप कमरे में अचानक एक तूफान सा आ गया था। चारों ओर क्रोधित गर्जनाएं और मुक्कोलातों की आवाजें गूंज रही थीं। कभी कभी दर्द से भरी कराहत सुनाई देती और खून के छींटे हर जगह बिखर जाते थे। कहते हैं कि 2 हाथों से 4 हाथों से लड़ना मुश्किल होता है। जीवती त्रिपाठी, जो पहले से ही शक्ति में दूसरों से कमजोर था, अब 5 लोगों के खिलाफ अकेला कैसे टिक पाता। वह 1 पर 5 की लड़ाई में कैसे खुद को बचा पाता। अक्सर जब भी वह किसी से लड़ता, उसे 4-5 वार झेलने पड़ते। अनुशासन के ये शिष्य बेहद निर्दयी थे। हालांकि वे जीवती को जान से नहीं मारना चाहते थे, पर इस तरह की पिटाई के बाद कोई भी 1 या 2 महीने के लिए बिस्तर पकड़ लेता। रुक जाओ। थोड़ी देर बाद एक जीवन शक्ति के चरण का शिष्य अचानक चिल्लाया और जल्दी से रिंग से बाहर कूद गया। लड़ाई बंद करो, अगर तुम जारी रखोगे तो वह मर जाएगा। बाकी 4 लोग भी हड़बड़ी में पीछे हट गए। वे जीवती त्रिपाठी को जमीन पर पड़े देख रहे थे और उनकी आंखों में कुछ डर सा था। धत, उनमें से एक ने अपना गाल सहलाते हुए कहा, मुझे उसने थप्पड़ मारा। मेरे दांत लगभग बाहर आ गए थे। दूसरे ने अपने शरीर को सहलाया, उसके चेहरे पर अभी भी डर था। मैं अपनी जीवन शक्ति लगभग खो चुका था। अगर मैं जल्दी नहीं हटता तो सबसे पहले मैं ही जमीन पर पड़ा होता। यहां तक कि उसने अपने महत्वपूर्ण अंगों को बचा लिया था, फिर भी उसकी जांघों में जलन भरा दर्द हो रहा था। जीवती ने जोरदार लात का विरोध करने की कोशिश की थी। अब भी जब वह उस बारे में सोचता तो उसके दिल में सिहरन सी उठ जाती। पांचों ने एक दूसरे को देखा और वे सभी हैरान रह गए, क्योंकि वे इस लड़ाई में जीवती त्रिपाठी को हराने में कामयाब तो हो गए थे, पर उनमें से हर किसी के शरीर पर कम या ज्यादा घाव जरूर थे। इस बात ने पांचों को चौंका दिया। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं था? प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के तीसरे स्तर का एक परीक्षण शिष्य इतना बेरहम कैसे हो सकता था? जब वे सब मिलकर उस पर हमला कर रहे थे तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो यह उन्हें अविश्वसनीय लगा। पू, एक आवाज आई। पांचों ने उस आवाज की तरफ देखा और पाया कि जीवती त्रिपाठी, जिसे जमीन पर बेजान पड़ा होना चाहिए था, वह लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया था और उसने मुंह से खून थूका। उसका शरीर रोशनी और अंधेरे के बीच लगातार चमक रहा था। एक धुंधली लाल रोशनी निकल रही थी और एक जलती हुई भावना उसकी तरफ दौड़ रही थी, जैसे कि हजारों वर्षों से सोया हुआ कोई ज्वालामुखी आखिरकार फट पड़ा हो। ये जीवन शक्ति की ऊर्जा। जीवन शक्ति के चरण का शिष्य चौंक गया। कुछ गड़बड़ है। ये प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिष्य की जीवन शक्ति की ऊर्जा कैसे हो सकती है? ये स्पष्ट था कि वह पहले ही प्रारंभिक तत्व चरण के शिखर पर पहुंच चुका था। अगर उसने एक और कदम आगे बढ़ाया तो वह यकीनन जीवन शक्ति के चरण तक पहुंच जाएगा। वह अभी भी खड़ा हो सकता है। उसके बगल वाले व्यक्ति ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और लगभग अपनी जीभ काट ली। अगर उसे इस तरह पीटा जाता तो शायद उसमें एक उंगली भी हिलाने की ताकत नहीं बचती। वह कैसे खड़ा हो सकता था? वह आ रहा है, एक और व्यक्ति अचानक चिल्लाया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पहले से कांपता हुआ जीवती अचानक एक हवा के झोंके की तरह पांचों की तरफ दौड़ा। बीच रास्ते में जीवती की मुट्ठी आग की तरह लाल हो गई थी, जैसे कि किसी अंगारों के ढेर से निकाली गई कोई गर्म लोहे की छड़ हो। जिस व्यक्ति ने चीख लगाई थी उसने अपने शरीर की सारी जीवन शक्ति का इस्तेमाल किया और जीवती के साथ जोरदार मुक्का मारा। बूम! वह व्यक्ति पीछे की ओर उड़ गया और दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया। उसके गले में कुछ मीठा सा महसूस हुआ और उसने मुंह से खून थूका। जीवती का शरीर थोड़ा रुका, लेकिन उसने अपना दूसरा लक्ष्य ढूंढ लिया था। इतनी हिम्मत! जीवन शक्ति के चरण का शिष्य गुस्से में था। उसके 5 भाई एक छोटे भाई से लड़ रहे थे। वे न केवल उसे हरा नहीं पा रहे थे, बल्कि उन पर पलटवार भी किया जा रहा था। अगर यह बात बाहर फैली तो ये कैसा बखेड़ा होगा। वे अपना मुंह कहां दिखा पाते। अपने गुस्से में जीवन शक्ति के चरण के शिष्य ने अपनी हथेली बाहर निकाली और गहरी आवाज में चिल्लाया, घूमती हुई हवा की शक्ति। कमरे में अचानक एक सीटी की आवाज गूंज उठी। उस व्यक्ति की हथेली से एक छोटा बवंडर बाहर आया जो सीधा जीवती की मुट्ठी से जा टकराया। कचा कचा लगातार दरारें पड़ने की आवाजें सुनाई दी। जीवती के हाथ पर मौजूद कपड़े अनगिनत धारदार चीजों से काटे गए हों और वे तुरंत तार तार हो गए। उसका पूरा हाथ भी खून के निशानों से ढका हुआ था। जीवती की लाल आंखों में एक हैरान करने वाला भाव आया। उसकी सच्ची यांग जीवन शक्ति हरकत में आई और उसके हाथ से जोर से बहते हुए प्रतिद्वंद्वी की युद्ध कला को रोक दिया। एक झोंके के साथ गुप्त कमरे में आग का एक गोला फटा। जीवती की सच्ची यांग जीवन शक्ति के चरण के शिष्य की बवंडर की ऊर्जा के साथ मिल गई और उसे जला दिया। लपटों के बीच जीवती की मुट्ठी निकली और जीवन शक्ति के चरण के शिष्य की हथेली से टकराई। दोनों को पीछे हटना पड़ा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे पीटो। जीवन शक्ति के चरण के शिष्य की हथेली लाल हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी की जीवन शक्ति इतनी अजीब होगी। हालांकि इससे उसे कोई चोट नहीं लगी, फिर भी उसे कुछ नुकसान हुआ था। गुस्से में वह तुरंत दहाड़ा। बाकी तीनों अनुशासन कक्ष के शिष्य सदमे से उबर गए। वे आगे बढ़े और जीवती को घेर लिया। अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने जीवती को पीटना शुरू कर दिया। वह दूसरा आदमी जिसे सबसे पहले जीवती ने उड़ा दिया था, वह भी गुस्से में शामिल हो गया। चाय पीने में जितना समय लगता है, उसके बाद चारों धीरे धीरे रुक गए। हाँफते हुए वे जीवती से कुछ फीट दूर पीछे हट गए। वे उससे लगभग पूरे कमरे की दूरी पर थे और वे उसे सतर्कता से देख रहे थे। वे इस छोटे भाई की पागलपन भरी हरकत से सचमुच हैरान थे। दूसरी बार जब उन्होंने उस पर हमला किया तो परिणाम स्पष्ट थे। जीवती की चोटें पहले से कई गुना ज्यादा गंभीर थीं, लेकिन चारों ने भी अलग अलग कीमत चुकाई थी। वह अब और नहीं उठेगा, है ना? उनमें से एक ने अपना मुंह ढंका और खांसते हुए धीरे से पूछा। खांसने के बाद उसके हाथ में खून का एक तालाब था। उसे अब नहीं उठना चाहिए, वह पहले ही इस हद तक पिट चुका था। दूसरे व्यक्ति ने अपनी आंखें रगड़ी।
वहां एक चोट थी और एक बड़ा फफोला भी था, जैसे कि वह खौलते हुए पानी से जल गया हो। पांचों के दिल में कड़वाहट थी। उन्हें लगा कि उन्हें इलाके की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इस छोटे से गुप्त कमरे में 5 लोग एक व्यक्ति के खिलाफ थे। ये फायदेमंद लग रहा था, लेकिन हकीकत में उनके लिए एक ही समय पर हमला करना बहुत मुश्किल था। पर प्रतिद्वंद्वी को इतनी परवाह नहीं थी। चारों ओर दुश्मन थे, इसलिए वह अपनी मर्जी से लड़ सकता था। अगर वे जंगल में होते और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते, तो वे ऐसी अजीब स्थिति में क्यों होते? लेकिन इस छोटे भाई जीवप्ती की ताकत सचमुच कमाल की थी। एक सामान्य प्रारंभिक तत्व सीमा का तीसरा स्तर उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि लोकेश धमीजा उसके हाथों हार गया था। तभी जब पांचों ने सोचा कि जीवप्ती को जमीन पर पटक दिया गया है, तो वह अप्रत्याशित रूप से फिर से हिला। वह बेहद कमजोर और जख्मी था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने शरीर को सीधा किया। उसके शरीर से निकलने वाली जीवन शक्ति की ऊर्जा न केवल कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। धत जीवन शक्ति के चरण के शिष्य ने गाली दी। ये छोटा भाई किस तरह का संकी था? इस तरह पिटने के बाद भी वह बेहोश क्यों नहीं हुआ? इधर मत आना, अगर तुम आए तो मैं तुम्हें सचमुच जान से मार दूंगा। आंख पर चोट वाले व्यक्ति ने चिल्लाया। यह एक बहुत ही हास्यास्पद नजारा था। जो लोग दूसरे को पीट रहे थे, वे सब एक साथ दुबके हुए थे और पीटते हुए व्यक्ति से चिल्लाकर कह रहे थे कि वह न आए। इसके विपरीत जिस पर हमला हुआ था, वह हैरान लग रहा था। उसका पूरा शरीर खून से ढका था और वह पांचों की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा था। उसका हर कदम भारी था और हर कदम लड़खड़ा रहा था, जैसे कि वह किसी भी पल गिर जाएगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। अगर उनके पीछे दीवार नहीं होती, तो पांचों पीछे हट जाते। एपिसोड 72। ये तो कमाल की बात है। आपने एक बहुत ही दिलचस्प गद्यांश दिया है। इसे हिंदी उपन्यास की शैली में प्रस्तुत करते हैं। बर्फीली चांदनी का आगमन। एकदम से कुछ थूकने जैसी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बेचैनी में कुछ निगल रहा हो। भाई, अब क्या करें? उनमें से एक ने घबराहट में पूछा। उसके मन में डर समाया हुआ था कि कहीं वे जीवप्ती त्रिपाठी को सच में मार न डालें। साला, ये तो पागल है। जीवन शक्ति परिवर्तन चरण के शिष्य की आंखों में हल्का सा कंपन हुआ। उसने खींचते हुए शाप दिया, मुझे परवाह नहीं। अगर वह हिम्मत करके इधर आया, तो हम उसे मारेंगे। इस बार हमें उसे बेहोश करना ही होगा। ठीक है, बाकी 4 ने अजीब ढंग से उत्तर दिया। जैसे ही वे पांचों पूरी तरह सतर्क हुए, उनके दिलों में अचानक एक सिहरन दौड़ गई, जिससे पूरे कमरे का तापमान बहुत कम हो गया। चारों ओर से चट चट की आवाजें सुनाई देने लगीं। उन पांचों ने हैरानी से सिर घुमाकर देखा। कमरे की दीवारों और फर्श पर एक पतली बर्फ की परत जम गई थी। यह क्या हो रहा है? उनमें से एक ने कांपते हुए पूछा। धमाका! अचानक गुप्त कमरे का दरवाजा किसी ने लात मारकर खोल दिया। कौन है? जीवन शक्ति परिवर्तन चरण के कानून प्रवर्तन शिष्य ने चिल्लाया और सिर घुमाकर देखा। उसके मुंह अचानक एक बत्तख के अंडे के आकार का हो गया और लाख कोशिश के बाद भी वह उसे बंद नहीं कर पाया। हालांकि कमरे का तापमान इतना गिर गया था कि वह ठंड में जम गया था, फिर भी उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत आ गई। उसने दरवाजे पर खड़ी महिला को शून्य भाव से देखा और हकलाया, सु। वरिष्ठ बहन सुमित्रा, वरिष्ठ बहन सुमित्रा। बाकी 4 लोगों के चेहरे भी बहुत बदल गए। उन्होंने भी उसकी निगाह का पीछा किया और सचमुच एक ठंडी अभिव्यक्ति वाली, शुद्ध सफेद पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला को वहां खड़ा पाया। वह एक शुद्ध सफेद बर्फीले कमल की तरह थी, जो एक बर्फीले पहाड़ पर खिलता था और प्राचीन काल से कभी पिघला नहीं था। वह अपने साथ एक ठंडक लेकर इस दुनिया में उतरी थी। वह इतनी महान और इतनी ठंडी थी। जहां जहां उसकी खूबसूरत आंखें घूमती, उन पांचों को हीनता का एहसास होता। उन सभी ने अनजाने में अपने सिर झुका लिए। सुमित्रा अभी अभी काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला से जल्दी में लौटी थी, इसलिए उसके पास स्थिति की जांच करने का समय नहीं था। उसने बस इतना सोचा कि नीलेश को भी वन जेल में ले जाया गया है। जैसे ही वह अंदर घुसी, उसने देखा कि वहां लड़ाई के निशान थे और तुरंत जांच करने के लिए आई। जब उसने दरवाजा खोला, तो जो देखा उससे उसका दिल कांप गया। कमरे में 6 लोग थे। उनमें से 5 कानून प्रवर्तन शिष्य थे। एक जीवन शक्ति परिवर्तन चरण के दूसरे स्तर पर था, जबकि बाकी 4 प्रारंभिक तत्व क्षेत्र पर थे। आखिरी वाला खून से लथपथ और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह वहां अनिश्चित रूप से खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट इच्छाशक्ति भरी हुई थी। मैंने इस व्यक्ति को पहले देखा है। जीवप्ती त्रिपाठी। एक बार नीलेश उसे काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में लाया था। वह वही शिष्य था जिसने राजकुमार राणा को हराया था। अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके जांच करने पर सुमित्रा और भी हैरान हो गई। वह साफ तौर पर महसूस कर सकती थी कि यह जीवप्ती त्रिपाठी घावों से भरा हुआ था। हालांकि ये घाव जानलेवा नहीं थे, लेकिन उसकी ताकत के साथ उसके लिए अभी भी खड़े रहना बिल्कुल असंभव था। उसे अब तक जमीन पर लेट जाना चाहिए था। उसकी इच्छाशक्ति कितनी दृढ़ है कि वह बिना गिरे इतना भारी आघात सह सकता है। बस कुछ ही पलों में सुमित्रा को इस कमरे में हुई हर बात का पता चल गया था। पहली बार उसके दिल में एक अज्ञात आग उठ खड़ी हुई, जिसे शायद ही कभी छेड़ा गया हो। एक पल में सुमित्रा जीवप्ती त्रिपाठी के पास पहुंच गई। एक हाथ से उसे सहारा देते हुए उसने अपने बर्फ ठंडे जीवन शक्ति को उसके शरीर में डाल दिया और उसकी आंतरिक और बाहरी चोटों को नियंत्रित किया। अजीब बात यह थी कि इस बर्फ ठंडी भावना से उत्तेजित होने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी का उबलता हुआ खून जल्दी शांत हो गया। उसका सुस्त दिमाग भी तुरंत साफ हो गया। एक साफ सुगंध उसकी नाक के सिरे पर टिक गई। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़ी सुमित्रा को देखा। उसका क्रूर चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। ये वरिष्ठ बहन बहुत लंबी नहीं थी। वह उससे आधा सिर छोटी थी, लेकिन इस पल में जीवप्ती त्रिपाठी ने एक ऐसी शांति महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक खाली बर्फीले पहाड़ में हो। वहां केवल एक ताजगी भरी ठंडक थी और दुनिया का सारा शोर गायब हो गया था। उसे अपने बगल में पाकर जीवप्ती त्रिपाठी को उसके साथ हाथ मिलाने और पहाड़ों में एकांत में रहने की इच्छा हुई। ये किसने किया? सुमित्रा की उदासीन और ठंडी आवाज सुनाई दी। अनुशासनात्मक हॉल के 5 लोग कांप गए।
उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और कहा, सबने मिलकर किया। सुमित्रा के सामने झूठ बोलना भी एक तरह की ईशनिंदा थी। उसकी महान और अटूट स्वभाव और प्रतिष्ठा ने उन्हें झूठ बोलने की हिम्मत नहीं दी। सुमित्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, बहुत अच्छे। ये कहकर उसने जीवप्ती त्रिपाठी को सहारा दिया और मुड़कर कदम कदम पर गुप्त कमरे से बाहर निकल गई। सुमित्रा की आकृति के गायब होने के बाद ही उन पांचों लोगों ने राहत की सांस ली, ऐसा महसूस करते हुए मानो वे अभी अभी किसी आपदा से बचे हों। लेकिन इससे पहले कि वे पांचों लोग खुश होते, उन्होंने अचानक अपनी छाती पर एक सिहरन महसूस की। नीचे देखकर उन्होंने देखा कि उनकी छाती पर थोड़ी सी बर्फ जमी हुई है। फिर ये बर्फ जल्दी से फैल गई और पलक झपकते ही ये हथेली के आधे आकार का एक बर्फीला फूल बन गई। हुआ की आवाज के साथ पांचों बर्फीले फूल एक ही समय में बिखर गए। पांचों लोग कराहते हुए और पीले चेहरे के साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। उन्होंने केवल महसूस किया कि उनके जीवन शक्ति फूलों के विस्फोट के साथ गायब हो गए थे। इसके अलावा उनके शरीर को भी भारी चोटें लगी थीं। बहुत ताकतवर, 3 संप्रदायों के नंबर 1 व्यक्ति होने के लायक। जीवन शक्ति परिवर्तन चरण के अनुशासनात्मक हॉल शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया। वह ठंड से कांप रहा था और उसका चेहरा बचे हुए डर से भरा था। उसने नहीं देखा कि सुमित्रा ने कब अपनी चाल चली थी, लेकिन उसे अनजाने में उसके हमले का शिकार होना पड़ा था। अगर इस वरिष्ठ बहन का स्वभाव शांत नहीं होता तो आज की स्थिति सिर्फ कुछ चोटों जितनी सरल नहीं होती। अपनी ताकत के साथ अगर वह उनकी जान लेना चाहती तो उसके लिए ये 10 उंगलियों से एक क्षण को चुटकी में कुचलने जितना आसान होता। गुप्त कमरे के बाहर जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। पीछे की हरकत सुनकर उसने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से सुमित्रा को देखा, क्या तुमने उन पर हमला किया? सुमित्रा ने अपनी लंबी पलकों को झपकाया, हाँ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया, ओह हाँ, अनूप सिंह और बाकी लोगों को भी बाहर ले आओ। नीलेश का क्या हुआ? सुमित्रा ने पूछा। मुझे नहीं पता। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसे कैद नहीं किया गया था, उसे वापस भेज दिया गया होगा। वे लोग नीलेश को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सुनकर सुमित्रा ने राहत की सांस ली। वे दोनों वन जेल के अंदरूनी हिस्सों में चले गए। कुछ ही देर बाद वे उस जगह पर पहुंचे जहां अनूप सिंह और बाकी लोगों को कैद किया गया था। जीवप्ती त्रिपाठी और सुमित्रा को एक साथ और इतने करीब देखकर वे इतने हैरान थे कि उनकी आंखें अपनी जगह से बाहर आने लगीं। वे तो सांस लेना भी भूल गए थे। हे भगवान, अगर मैं वरिष्ठ बहन सुमित्रा के साथ इतना करीब हो पाता तो मैं पिट पिट कर मर जाने के लिए भी तैयार होता। अनूप सिंह और बाकी लोग इतने जल गए थे कि वे मरना चाहते थे। बाहर आ जाओ। सुमित्रा ने अपना हाथ हिलाया और सेल के दरवाजे का ताला तोड़ दिया। ओह, लोगों के समूह ने अनजाने में जवाब दिया और फिर अचेत अवस्था में बाहर निकल आए। 10 से ज्यादा जोड़े आंखें लगातार जीवप्ती त्रिपाठी और सुमित्रा को देख रही थीं। सुमित्रा का स्वभाव कितना भी शांत क्यों न हो, इस तरह से घूरने पर उसकी अभिव्यक्ति असहज हो गई। चलो, मैं तुम्हें बाहर ले जाती हूँ। सुमित्रा का सुंदर चेहरा ठंडा था क्योंकि उसने जीवप्ती त्रिपाठी को सहारा दिया और सामने चली गई। अनूप सिंह और बाकी लोग पीछे पीछे चले। थोड़ी ही देर बाद लोगों का समूह वन जेल से बाहर निकल आया। तेज रोशनी अंदर आई जिससे सभी की आंखें चौंधिया गईं। हालांकि वन जेल के बाहर लगभग 100 अनुशासनात्मक हॉल के शिष्य कतार में इंतजार कर रहे थे जिन्होंने निकास को घेर लिया था। क्या शानदार व्यवस्था है, जीवप्ती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया। वरिष्ठ बहन, मुझे डर है कि यह तुम्हारे साथ निपटने के लिए है ना? सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस भीड़ पर हल्की सी नजर डाली और जीवप्ती त्रिपाठी का सहारा लिए आगे बढ़ती रही। वे जहां जहां से गुजरे किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। सभी अनुशासनात्मक हॉल के शिष्य जो रास्ते को रोक रहे थे डर में बिखर गए और खुद ही रास्ता खोलने लगे। एपिसोड 73। न जाने कितनी आंखें सुमित्रा और जीवप्ती त्रिपाठी पर टिकी थीं, जिनके कंधे का सहारा लेकर वह चल रहा था। उन आंखों में ईर्ष्या और जलन का विष तेजी से फैल रहा था और पूरे वातावरण में एक तीखी खटास घुल गई थी। आज से पहले किसी ने भी सुमित्रा को किसी पुरुष के इतने करीब नहीं देखा था। यहाँ तक कि आसमानी मीनार के कुछ सबसे बेहतरीन मुख्य शिष्यों को भी यह सम्मान कभी नहीं मिला था। सुमित्रा बर्फीले हृदय गुप्त तकनीक का अभ्यास करती थी और उसका दिल कई वर्षों से बर्फ की तरह जमा हुआ था। किसी पुरुष के करीब होना तो दूर की बात थी, वह शायद ही किसी से बात भी करती थी। आसमानी मीनार का हर शिष्य, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली, ऊंचे ओहदे वाला क्यों न हो, उसके सामने बेहद सतर्क रहता था, इस डर से कि कहीं कोई गलती न हो जाए। लेकिन इस समय वह खुद से एक युवा लड़के का सहारा दे रही थी जो प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। उसका चांद जैसा हाथ उसकी कमर को धीरे से थामे हुए था और उसका शांत चेहरा हल्की सी शर्माहट से लाल हो रहा था जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। वह, जो हमेशा पहुंच से बाहर थी, आज बहुत करीब लग रही थी। हालांकि आसमानी मीनार के अनगिनत पुरुष शिष्यों का दिल टूट गया था। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके दिल की ऊंची और महान देवी को अपवित्र कर दिया गया हो, और वह इंसान जिसने उनकी देवी को अपवित्र किया था उनके ठीक सामने था। वह उनकी देवी के सहारे चल रहा था, उनकी सुगंध महसूस कर रहा था, उनके हाथ की कोमलता को महसूस कर रहा था और एक ऐसा सम्मान पा रहा था जो किसी और को नहीं मिला था। कातिलाना तेवर। जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसका भाव शांत था, जैसे वह सुमित्रा के साथ आगे बढ़ रहा था। वह ऐसा लग रहा था मानो कोई लोमड़ी शेर की आड़ में अपनी ताकत दिखा रहा हो। उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। एक सुंदर युवक सुमित्रा और जीवप्ती के रास्ते में खड़ा हो गया। इस व्यक्ति की आंखें सुमित्रा की ओर प्यार और मिठास से भरी हुई थीं, लेकिन उनके भीतर गहरी जलन और दुख भी छिपा हुआ था। सुमित्रा के कदम रुक गए और उसने उस व्यक्ति की ओर देखा। हट जाओ, हमेशा की तरह एक ठंडी आवाज गूंजी। उसकी आवाज सपाट थी, उसमें गुस्से का कोई निशान नहीं था और कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकता था। उस आदमी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। छोटी बहन, भाई को मुश्किल में मत डालो, भाई भी अपना कर्तव्य निभा रहा है। ये व्यक्ति आसमानी मीनार की युवा पीढ़ी का दूसरा सबसे शक्तिशाली शिष्य विमल चंद पाठक था।
हट जाओ। सुमित्रा ने वही शब्द दोहराए, मानो वह एक और शब्द भी बोलना नहीं चाहती थी। विमल चंद पाठक ने बेबसी से कहा, छोटी बहन, ये लोग अभी जा नहीं सकते। उन्होंने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है और जब तक परिषद कोई फैसला नहीं लेती, कोई भी उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। संप्रदाय के नियम। जीवप्ती त्रिपाठी एक कदम आगे बढ़ा और कटाक्ष करते हुए बोला, भाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ, हमने किस नियम का उल्लंघन किया है? विमल चंद पाठक ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा और गुर्राया, आपस में गिरोह बनाकर लड़ना, हत्या करना और कानून प्रवर्तन हॉल का तिरस्कार करना, इनमें से कोई भी काम आपको आसमानी मीनार से बाहर निकालने के लिए काफी है। गिरोह की लड़ाई। सुमित्रा ने आगे कहा, आप किसके साथ लड़ रहे थे? अगर यह गिरोह की लड़ाई थी तो विरोधी भी तो होने चाहिए, है ना? कानून प्रवर्तन हॉल ने सिर्फ एक तरफ के लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया? दूसरी तरफ के लोग कहाँ हैं? विमल चंद पाठक का चेहरा अकड़ गया और वह चुप हो गया। लड़ाई की दूसरी तरफ लोकेश धमीजा और उसके साथी थे, तो वे उन्हें पकड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? हत्या, तो फिर उन लोगों के शव कहाँ हैं जिन्हें मारा गया था? विमल चंद पाठक ने कड़वाहट से मुस्कुराया और जल्दी से समझाया, हत्या करने की कोशिश, लेकिन सौभाग्य से हमारे कानून प्रवर्तन हॉल ने उन्हें रोक दिया, इसलिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं हुई। जब संप्रदाय के शिष्य अभ्यास करते हैं तो वे अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आपके कहने के अनुसार हर जोड़ी शिष्य जो एक दूसरे के साथ अभ्यास करते हैं, वे हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कानून प्रवर्तन हॉल में इतने लोग हैं, अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप आसमानी मीनार के सभी शिष्यों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? सुमित्रा का भाव शांत था, उसकी आवाज ठंडी थी। और जहां तक कानून प्रवर्तन हॉल के तिरस्कार की बात है, अगर आपका कानून प्रवर्तन हॉल वास्तव में निष्पक्ष होता, तो कौन इसका तिरस्कार करने की हिम्मत करता? मुझे डर है कि कानून प्रवर्तन हॉल, जो संप्रदाय के नियमों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, वह शक्ति संघर्ष में कुछ लोगों के हाथों का खिलौना बनकर रह गया है। अगर आप अपनी गरिमा को खुद ही नष्ट कर देते हैं, तो आप दूसरों को उस पर कदम रखने का दोष नहीं दे सकते। छोटी बहन। विमल चंद पाठक की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसके सुंदर चेहरे पर गहरी बेबसी झलक रही थी। क्या तुम्हें इतना सीधा होना जरूरी है? सही और गलत तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो। विमल चंद पाठक का भाव उदास था क्योंकि उसने फुसफुसाते हुए कहा, छोटी बहन, मैंने तुम्हारे साथ ईमानदारी से व्यवहार किया है, तुम मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों बना रही हो? सुमित्रा ने हल्के से कहा, अगर भाई के शब्दों को छोटी बहन जोफी सुन ले तो वह क्या सोचेगी? जोफी, विमल चंद पाठक और सुमित्रा की तरह आसमानी मीनार की एक मुख्य शिष्या थी। हालांकि इस महिला और विमल चंद पाठक के बीच का रिश्ता हमेशा से अनिश्चित था। विमल चंद पाठक का शरीर कांप गया क्योंकि उसने सुमित्रा को गहरी नजरों से देखा, उसका चेहरा दर्द और बेबसी से भर गया था। तुरंत उसकी आंखें जीवप्ती त्रिपाठी की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव शांत था क्योंकि उसने बिना किसी डर के उसकी ओर देखा। तुम्हारा नाम जीवप्ती त्रिपाठी है? विमल चंद पाठक ने अपने दिल की कड़वाहट को दबाया और पूछा। कोई भी व्यक्ति जिसे वह पसंद करता हो, उसे किसी और आदमी के साथ इतना करीब देखकर अच्छा महसूस नहीं करेगा। भाई का मेरे लिए क्या उपदेश है? मुझे पता है कि इस बार की मुसीबत तुम्हारे कारण हुई है। अगर तुम न होते तो ये परेशानी नहीं होती। अगर तुम छोटी बहन सुमित्रा को इसमें नहीं फंसाना चाहते, तो तुम्हें चुपचाप अपने सेल में लौट जाना चाहिए और मुझे कुछ करने की परेशानी से बचाना चाहिए। विमल चंद पाठक ने धीरे से कहा। उसके पास सुमित्रा को मनाने का कोई रास्ता नहीं था और न ही वह उसे छूने की हिम्मत कर सकता था, इसलिए वह केवल जीवप्ती त्रिपाठी से बात करके कोई रास्ता निकाल सकता था। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? विमल चंद पाठक ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जीवप्ती त्रिपाठी अब खून से सना हुआ था और काफी शर्मिंदा दिख रहा था, लेकिन वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और सुमित्रा का हाथ पकड़ा जो उसकी कमर पर था और धीरे से थपथपाया। अपना सिर घुमाकर सुमित्रा की ओर देखते हुए उसने मीठे स्वर में कहा, मैं भी बड़ी बहन को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन बड़ी बहन ने हमेशा मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार किया है। मैं वास्तव में उसे निराश नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे वही करने दे सकता हूं जो वह चाहती है। विमल चंद पाठक का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, जबकि सुमित्रा वहीं खड़ी रही, उसका सुंदर चेहरा असमंजस से भर गया। अनूप सिंह और बाकी लोगों के जबड़े जमीन पर गिर गए, उनके गले से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। आसपास के 100 से अधिक अनुशासन हॉल के शिष्यों को ऐसा लगा मानो उनके दिल अचानक फट गए हों, हर कोई हैरान था। बड़ी बहन, आप क्या कहती हैं? जीवप्ती त्रिपाठी गंभीर स्थिति से अनजान लग रहा था और उसने उबलते तेल में एक मुट्ठी नमक छिड़क दिया। विमल चंद पाठक ने घबराकर सुमित्रा की ओर देखा, इस डर से कि वह उसे ऐसा जवाब देगी जो वह सुनना नहीं चाहता था। सुमित्रा अचानक होश में आई। अपने पूरे जीवन में वह कभी भी किसी पुरुष के साथ इतनी चुलबुली नहीं हुई थी। उसका हाथ वास्तव में उसकी हथेली में था और वह अपनी इच्छानुसार उसे सहला रहा था। वह खुरदरा हाथ उसकी त्वचा पर रगड़ रहा था, जिससे एक झुनझुनी और थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी। सुमित्रा गुस्से में थी। वह लगभग जीवप्ती त्रिपाठी को मौके पर ही उड़ा देती, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह समझ गई कि जीवप्ती त्रिपाठी क्या करना चाहता था। अपने दिल के गुस्से को दबाते हुए सुमित्रा ने हल्के से सिर हिलाया और खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, हाँ। जवाब देते समय उसने जीवप्ती त्रिपाठी की नसों में अंधेरे चीख की एक धारा भेजी। जीवप्ती त्रिपाठी कराह उठा, क्योंकि उसकी नाक से अचानक खून की 2 धाराएं बहने लगीं। तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? सुमित्रा ने पूछा क्योंकि उसने एक सफेद रुमाल निकाला और धीरे से जीवप्ती त्रिपाठी का खून पोंछा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जीवप्ती त्रिपाठी के दिल में एक सिहरन दौड़ गई, ये सोचकर कि यद्यपि इस बड़ी बहन का स्वभाव शांत और उदासीन था, असल में अगर तुम उसकी हद पार करोगे तो वह बेरहमी से काम करने में संकोच नहीं करेगी। विमल चंद पाठक जलन से पागल होने वाला था। अगर सुमित्रा ने सिर्फ इसे स्वीकार कर लिया होता तो वह शायद विश्वास नहीं करता, लेकिन अपने सामने का दृश्य देखकर उसके लिए सुमित्रा की भावनाओं पर संदेह करना असंभव था।
उसने सुमित्रा को किसी पुरुष के साथ इतना कोमलता से व्यवहार करते हुए कब देखा था? उसने सुमित्रा का हाथ किसी पुरुष की हथेली में बिना किसी विरोध के कब देखा था? अगर वह सचमुच तैयार नहीं होती, तो सुमित्रा की ताकत के साथ ये जीवती त्रिपाठी सफल कैसे हो सकता था? छोटी बहन, तुम एक प्रतिभावान हो, तुम ऐसे बेकार आदमी को कैसे पसंद कर सकती हो? तुम किसे बेकार कह रहे हो? जीवती त्रिपाठी और सुमित्रा ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया। उनके चेहरे तूफान से पहले की रात की तरह उदास थे। एपिसोड 74, अध्याय रिश्तों की डोर। जैसे कोई पहले से बात कर चुका हो, जैसे दिलों के तार एक दूसरे से जुड़ गए हों, जीवती त्रिपाठी और सुमित्रा ने एक ही वाक्य एक साथ बोला। उनके लहजे और अंदाज में भी कोई फर्क नहीं था। उनकी गर्जना सुनकर विमल चंद पाठक चौंक गया। दर्द से कराहती हुई सुमित्रा को देखकर उसने कड़वे शब्दों में कहा, वह बेकार क्यों नहीं है? पद के मामले में वह केवल एक परीक्षण शिष्य है। अपनी खेती के स्तर में वह केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है। इस तरह का व्यक्ति बेकार ही है। कनिष्ठ बहन, तुम उसे क्यों पसंद करोगी? तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुमित्रा अपने पात्र में पूरी तरह से थी। वह कई सालों से विमल चंद पाठक के पीछे पड़ने से छुटकारा पाना चाहती थी। उसने जानबूझकर ऐसे अंतरंग शब्द भी इस्तेमाल किए। भाई, क्या आप पहली नजर का प्यार कहावत जानते हैं? जीवती त्रिपाठी ने विमल चंद पाठक को शरारत से देखते हुए कहा। तुम चुप रहो। विमल चंद पाठक का चेहरा भयानक हो गया। वह दहाड़ पड़ा। मैं अपनी कनिष्ठ बहन से बात कर रहा हूँ, तुम जैसे बेकार आदमी को बीच में बोलने की क्या जरूरत है? जीवती त्रिपाठी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। बेकार आदमी हमेशा बेकार ही रहेगा। विमल चंद पाठक की शांत और आत्मविश्वासी मुद्रा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। ईर्ष्या और नफरत के प्रभाव में उसका सुंदर चेहरा विकृत और बदसूरत हो गया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं पहले ही शक्ति परिवर्तन स्तर पर पहुंच चुका था। तुम अभी केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के तीसरे स्तर पर हो, जबकि मैं इस समय अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र के शिखर पर हूँ। 2 बड़े और 6 छोटे स्तरों का अंतर है। तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? भाई, कृपया प्रतीक्षा करें और देखें। जीवती त्रिपाठी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ चीजें कही नहीं जा सकती, केवल उन्हें करके ही उनका असर होता है। विमल चंद पाठक, मैं तुमसे यहाँ उलझना नहीं चाहती। रास्ते से हट जाओ। तुम्हारे अनुशासन मंडप की वजह से वह बुरी तरह घायल है। मैं उसका इलाज करना चाहती हूँ। सुमित्रा ने ठंडे लहजे में कहा। आज कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। विमल चंद पाठक गरज उठा। दर्द से कांपते हुए सुमित्रा को देखते हुए उसने आदेश दिया, अनुशासन मंडप के शिष्यों, मेरे आदेश को सुनो। अगर कोई भी भागने की हिम्मत करता है तो उसे मार डालो। भले ही वह तुम्हारी वरिष्ठ बहन सुमित्रा हो, तुम्हें दया नहीं दिखानी चाहिए। गहरा प्यार, गहरी नफरत। इस क्षण विमल चंद पाठक ने इस वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से समझाया। हवा हवा हवा। लगभग 100 कानून प्रवर्तन मंडप के शिष्यों ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर तुरंत हरकत में आ गए और एक बार फिर सुमित्रा के समूह को घेर लिया। तुम अड़े हुए हो। सुमित्रा की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। विमल चंद पाठक कड़वाहट से मुस्कुराया। कनिष्ठ बहन, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, लेकिन अगर तुम पास होना चाहती हो तो तुम्हें भाई की लाश पर से गुजरना होगा। वह एक नेक काम के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार था। अपनी हिम्मत और निस्वार्थता का उपयोग करके सुमित्रा का मन बदलने की कोशिश कर रहा था। सुमित्रा इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वह कानून प्रवर्तन मंडप से नहीं डरती थी। उसकी ताकत जीवन शक्ति स्तर 3 जितनी थी, जो विमल चंद पाठक से 3 स्तर ऊपर थी। एक बार जब वह आइस हॉट तकनीक का इस्तेमाल करती तो यहाँ कोई भी उसे रोक नहीं पाता। लेकिन जीवती त्रिपाठी और अनूप सिंह को भी मुश्किल होने वाली थी। आखिरकार वह अकेली थी। सबके ऊपर अपने पंख फैलाकर उनकी रक्षा करना उसके लिए असंभव था। अचानक स्थिति गतिरोध पर पहुंच गई। सुमित्रा अपने लोगों को लेकर भागने की हिम्मत नहीं कर रही थी और कानून प्रवर्तन मंडप के लोग भी पहल करके हमला नहीं कर रहे थे, बस उन्हें यहीं रोक रहे थे। अध्याय बुजुर्गों की बहस। जबकि नौजवानों का एक समूह यहाँ हंगामा कर रहा था, ऊंचे आसमान के मंडप के बुजुर्ग दूसरी जगह पर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। बुजुर्गों के मंडप में ऊंचे आसमान के मंडप के महान बुजुर्ग लोकेश धमीजा, दूसरे बुजुर्ग सौम्या, तीसरे बुजुर्ग रघुनाथ, चौथे बुजुर्ग हरीश पाल सिंह और 5वें बुजुर्ग ज्ञानचंद सभी मौजूद थे। 5 बुजुर्ग 2 पंक्तियों में बैठे थे। एक तरफ महान बुजुर्ग लोकेश धमीजा थे, जबकि चौथे बुजुर्ग हरीश पाल सिंह और 5वें बुजुर्ग ज्ञानचंद उनके नीचे बैठे थे। दूसरी तरफ दूसरे बुजुर्ग सौम्या और तीसरे बुजुर्ग रघुनाथ थे। यह ऊंचे आसमान के मंडप के वर्तमान बुजुर्गों का गुट था। लोकेश धमीजा और नीलेश, जिनका पहले झगड़ा हुआ था, फर्श पर अगल बगल घुटनों के बल बैठे हुए थे, आज हुई घटनाओं की रिपोर्ट दे रहे थे। नीलेश ने पहले बात की। उसने जो कुछ भी कहा वह सच था। लोकेश धमीजा ने उसे कैसे रोका, उसे कैसे उकसाया, लड़ाई में उसे कैसे अपमानित किया गया, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, वह बिना किसी भावना के बोलता गया। 5 बुजुर्गों के सुनने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल लोकेश धमीजा के दोहराने का इंतजार किया। लेकिन जब ये लोकेश धमीजा के मुंह से निकला तो ये थोड़ा अलग था। शुरुआत में ये नीलेश द्वारा कही गई बातों से अलग नहीं था, लेकिन जीवती त्रिपाठी के सामने आने के बाद लोकेश धमीजा ने जीवती त्रिपाठी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। उसकी जुबान कमल के फूल की तरह बह रही थी और नाक मुंह पोंछते हुए उसने कहा कि जीवती त्रिपाठी ने बहुत हद पार कर दी थी। उसने यहाँ तक कि एक गुप्त कलाकृति का इस्तेमाल करके अपनी कढ़ाईदार कवच को तोड़ दिया था और उसे मौके पर ही मारने की कोशिश की थी। उसके लहजे में इतनी कड़वाहट थी कि सुनने वालों को दुख हुआ और सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। उसके अतिरंजित शारीरिक हावभाव के साथ उस समय का दृश्य सबके सामने 100 गुना बड़ा हो गया था। बकवास। नीलेश गुस्से में था और वह खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। ये सच है। लोकेश धमीजा ने इस बात का फायदा उठाया कि नीलेश बेहोश हो गया था और उसने उस समय की स्थिति को नहीं देखा था, इसलिए वह अपनी बात पर अड़ा रहा। सच मेरे गधे, तुम सिर्फ एक कूड़े का टुकड़ा हो जो बिना बात के हंगामा करता है। झूठ बोलने के लिए तुम्हारे पास कोई मसौदा भी नहीं है। तुम सब चुप हो जाओ। पहले बुजुर्ग ने जोर से कुर्सी पर हाथ मारा। नीलेश ने उनके सामने अपनी बहू को डांटा था।
पहले बुजुर्ग को गुस्सा क्यों नहीं आता, लेकिन हालांकि वह गुस्से में थे, फिर भी छोटी पीढ़ी को सबक सिखाना उनके लिए अच्छा नहीं था। हम दूसरे बुजुर्ग ने ठंडे लहजे में कहा। पहले बुजुर्ग ने कहा, मामले के बारे में पूछा गया है। आप सभी क्या सोचते हैं? हालांकि उन्होंने ये पूछा, उनकी आंखें दूसरे बुजुर्ग सौम्या पर टिकी हुई थीं। स्वाभाविक रूप से वह उनकी राय पूछना चाहते थे। सौम्या ने कहा, आप क्या सोचते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या यह मामला स्पष्ट नहीं है? हम क्यों छोटी पीढ़ी को आपस में लड़ने दें? हम बुजुर्गों की परिषद को क्यों परेशान करें? पहले बुजुर्ग मुस्कुराए। चौथे बुजुर्ग हरीश पाल सिंह, जो हमेशा पहले बुजुर्ग का साथ देते थे, ने कहा, दूसरे भाई, आपने जो कहा वह गलत है। शुरुआत में यह मामला वास्तव में छोटी पीढ़ी के बीच एक प्रतियोगिता थी, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी के मामले को शुरू करने के बाद मामले की प्रकृति बदल गई है। ये कैसे बदल गई? सबके सामने उसने खुले तौर पर लोकेश धमीजा को चुनौती दी। उसने संप्रदाय के नियमों को नहीं तोड़ा। लोकेश धमीजा की अपनी ताकत अच्छी नहीं थी और वह हार गया। वह किसे दोषी ठहरा सकता है? सौम्या इस बात से नाराज थे कि उनके पोते को अपमानित किया जा रहा था। उनका लहजा स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं था। चौथे बुजुर्ग ने कहा, अगर उसने वास्तव में केवल लोकेश धमीजा को चुनौती दी और उसे हरा दिया तो यह समझा जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि लड़ाई के दौरान उसने एक हथियार निकाला और उसका इस्तेमाल करके लोकेश धमीजा के कढ़ाईदार कवच को तोड़ दिया। संप्रदाय के नियम कहते हैं कि जब शिष्य लड़ते हैं तो वे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस जीवप्ती त्रिपाठी ने स्पष्ट रूप से इस नियम को तोड़ा है और उसे दंडित किया जाना चाहिए। सौम्या ने ठंडी हंसी दी। चौथे बुजुर्ग, संप्रदाय के नियम ऐसे नहीं है ना? संप्रदाय का नेता कई सालों से बाहर नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इतना साहसी हो कि संप्रदाय के नियमों को बदल दे? इन शब्दों का एक छिपा हुआ अर्थ था। पहले बुजुर्ग का गुट हिल गया। लोकेश धमीजा ने कहा, ओह, तो दूसरे छोटे भाई, हमें बताओ, संप्रदाय के नियम क्या हैं? सौम्या ने ठंडी हंसी दी। संप्रदाय के नियम कहते हैं कि जब शिष्य लड़ते हैं तो वे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वे खुद को मजबूत करने के लिए गोलियों या गुप्त खजानों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों पक्ष केवल अपनी मार्शल कला और अपने मुट्ठी और पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भाई, ये नियम, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, है ना? पहले बुजुर्ग का चेहरा ठंडा था जब उन्होंने सिर हिलाया। तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। एपिसोड 75, पंचायती राज। ऊंचे आसमान के मंडप में आज वाद विवाद का माहौल था। बड़े बड़े पत्थरों से बना यह सभागार आज पहली बार इतना गरमाया हुआ था। मुख्य मेज पर बैठे सभी पांचों बुजुर्गों के चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ दिख रही थीं। सही कहा, सूखी हंसी हंसते हुए सुमित पटेल ने पूछा, जब लोकेश धमीजा नीलेश के साथ लड़ रहा था तो उसने बचाव करने वाली कलाकृति क्यों पहनी हुई थी? क्या ये संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं है? हमें इसके साथ कैसे निपटना चाहिए? सुमेध ने सबसे पहले जीवप्ती त्रिपाठी को दंडित करने की बात नहीं की, बल्कि लोकेश को ही फंसा दिया, जिससे विक्रमजीत सिंह का चेहरा खाली हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दें। अगर लोकेश ने वास्तव में अपनी ताकत से नीलेश को हराया होता तो नीलेश अपनी कमियों के लिए खुद जिम्मेदार होता, लेकिन अब लोकेश ने मेरे पोते को नीचा दिखाने के लिए एक सुरक्षात्मक कलाकृति का इस्तेमाल किया है। भाई, क्या तुम मुझे मिट्टी का बना हुआ समझते हो? सुमेध ने गुस्से में गरजते हुए अपनी कुर्सी की हाथ की पटरी तोड़ दी। विक्रमजीत सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने नर्म होते हुए कहा, छोटे भाई, शांत हो जाओ। लोकेश की सुरक्षात्मक कलाकृति मैंने ही उसे दी थी। मैं बस उसे थोड़ी सुरक्षा देना चाहता था। किसने सोचा था कि यह बच्चा इतना बुरा निकलेगा और दूसरों के साथ लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा? ये लोकेश की गलती है। इतना कहकर वह गुस्से से चिल्लाया, लोकेश, तुमने अपने छोटे भाई से अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी? लोकेश ने आज्ञाकारी बनकर तुरंत अपने मुट्ठी बांधकर नीलेश की ओर झुककर कहा, छोटे भाई, इस बार भाई लोकेश की गलती थी। भाई तुमसे माफी मांगता है। छोटे भाई, कृपया उदार बने। मुझे आशा है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। नीलेश ने अपना सिर घुमाया और उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन अब जब बात यहां तक आ गई थी तो सुमेध भी क्या कर सकता था? विक्रमजीत सिंह ने फिर कहा, लोकेश गलत है, लेकिन जीवप्ती की गलती और भी बुरी है। एक दैवीय हथियार का उपयोग करके उसने लोकेश को लगभग मार ही डाला था। अगर हरीश पाल सिंह ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो लोकेश की जान जा चुकी होती। इस मामले का बुरा प्रभाव पड़ा है और जीवप्ती को दूसरों को चेतावनी देने के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चौथे बुजुर्ग रमेश कुमार पाल और पांचवें बुजुर्ग अनीश पाल यादव ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरे बुजुर्ग ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, क्यों लोकेश ने संप्रदाय के नियम तोड़े और उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जीवप्ती को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकेश भाई का पोता है, इसलिए उसे कुछ विशेष अधिकार मिल सकते हैं? अगर ऐसा है तो शिष्यों के सामने आसमानी मीनार के बुजुर्गों का क्या सम्मान रहेगा? विक्रमजीत सिंह ने गंभीरता से कहा, दूसरे छोटे भाई की बातें गलत हैं। जीवप्ती की गलतियों और लोकेश की गलतियों की तुलना नहीं की जा सकती। लोकेश ने केवल खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक कलाकृति पहनी थी, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। दूसरी ओर जीवप्ती के हथियार का उपयोग लोगों को मारने के लिए किया गया था। कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरे छोटे भाई को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। सुमेध ने पूछा, भाई, किसने देखा कि जीवप्ती के पास एक ऐसा हथियार था? यदि उसके पास वास्तव में ऐसा हथियार होता तो कानून प्रवर्तन हॉल को वह उसके पास नहीं मिलता। चौथे भाई, क्या आपके तहत कानून प्रवर्तन हॉल ने इस पर कोई रिपोर्ट दी है? कानून प्रवर्तन हॉल चौथे बुजुर्ग रमेश कुमार पाल के अधिकार क्षेत्र में था। ये सुनकर उसने सिर हिलाया और कहा, हालांकि उसने नहीं किया, उस समय इतने सारे लोग मौजूद थे। सभी ने अपनी आंखों से देखा कि जीवप्ती के हाथ में एक खून लाल चाकू था। अगर उस हथियार की शक्ति नहीं होती तो लोकेश का कसीदाकारी कवच नष्ट नहीं होता। सुमेध ने घूर कर देखा। उसके शरीर में जीवन शक्ति घूमती रही और उसकी उंगलियों से एक लंबी पतली तलवार अचानक फूट पड़ी। ये लंबी तलवार जीवन शक्ति से बनी थी। ये चमकती रही। जाहिर है ये बहुत शक्तिशाली थी।
अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये भी है कि मैं एक हथियार पकड़े हुए हूँ? सुमित ने अपने सामने के 3 लोगों की ओर ठंडा देखा। ये केवल जीवन शक्ति का उपयोग है। इसे एक हथियार कैसे माना जा सकता है? 5वें बुजुर्ग अनीश पाल यादव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। दूसरे भाई, क्या तुम कह रहे हो कि जीवप्ती, जो केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, जीवन शक्ति का उपयोग इतनी हद तक कर सकता है? चौथे बुजुर्ग रमेश कुमार पाल ने मुस्कुराते हुए सुमित की ओर देखा। यह एक मजाक था। एक किसान केवल तभी जीवन शक्ति का उपयोग कर सकता था जब उसकी ताकत जीवन शक्ति के स्तर तक पहुंच जाती थी। केवल जब उसके शरीर में जीवन शक्ति में परिवर्तित हो जाती थी, तभी वह इस तरह के पदार्थ को संघनित कर सकता था। जहां तक जीवप्ती की बात है, वह सिर्फ एक तुच्छ प्रारंभिक तत्व तीसरा स्तर का किसान था। उसके और सच्चे तत्व सीमा के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था, तो उसके पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती थी? मैंने यह नहीं कहा कि वह जीवन शक्ति को इतनी हद तक नियंत्रित कर सकता है। लेकिन भाइयों, क्या तुम मार्शल आर्ट्स के बारे में भूल गए हो? सुमित ने घूर कर देखा। असंभव। भले ही उसने कुछ विशेष मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया हो, एक साधारण प्रारंभिक तत्व तीसरा स्तर का किसान कभी भी कसीदाकारी कवच की रक्षा को नहीं तोड़ पाएगा। विक्रमजीत सिंह ने बार बार सिर हिलाया। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भाई आसमानी मीनार में बहुत समय से हैं और सत्ता के लिए लड़ने के लिए जुनूनी है। आपकी सोच बहुत कठोर है और यह समय के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती। ये शब्द सुनने में थोड़े अप्रिय थे। विक्रमजीत सिंह का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। दूसरे छोटे भाई, क्या तुम्हें उस जीवप्ती को बचाना ही है? तो क्या हुआ अगर मुझे करना है? सुमेध अचानक खड़ा हो गया। इस मामले को सीधे शब्दों में युवा पीढ़ी के बीच एक प्रतियोगिता है। तुम इस पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी अनुचित मांगों को पूरा करूंगा। तुम या तो जीवप्ती और लोकेश दोनों को दंडित कर सकते हो। उन दोनों ने आसमानी मीनार के नियमों को तोड़ा है। उनमें से किसी एक को भी मत छोड़ो, या यह मामला खत्म हो गया है। नहीं, विक्रमजीत सिंह ने साफ इनकार कर दिया। भले ही यह जैसा कि तुमने कहा, जीवप्ती ने कसीदाकारी कवच की रक्षा को तोड़ने के लिए मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया, ये व्यक्ति अभी भी युवा है और उसके तरीके खूनखराबे और क्रूर हैं। भविष्य में जब उसकी खेती एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी, तो वह निश्चित रूप से बुराई के रास्ते पर गिर जाएगा। हमारी आसमानी मीनार ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह केवल प्रारंभिक तत्व के स्तर पर है। तुम्हें कैसे पता है कि वह भविष्य में बुराई के रास्ते पर गिर जाएगा? बड़े भाई, क्या तुम्हारे पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता है? एपिसोड 76। दूसरे भाई, चौथे बुजुर्ग रमेश कुमार पाल बोलने वाले थे, लेकिन सुमेध की गुस्से वाली चिल्लाहट ने उन्हें रोक दिया। सुमेध ने अपनी उंगली उनकी नाक पर रखी और डांटा, चौथे बुजुर्ग, इससे पहले कि मुखिया एकांत में जाते, उन्होंने तुम्हें कानून प्रवर्तन हॉल का प्रभारी नियुक्त किया था। इन पिछले कुछ सालों में क्या तुमने देखा है कि कानून प्रवर्तन हॉल ने क्या किया है? न्याय और निष्पक्षता कहाँ है? अगर कानून प्रवर्तन हॉल केवल असंतुष्टों को दबाता है और लोगों को सत्ता के लिए लड़ने में मदद करता है, तो उसे रखने का क्या फायदा है? कल मैं मुखिया को रिपोर्ट करूंगा और उनसे कानून प्रवर्तन हॉल को हटाने के लिए कहूंगा। धिक्कार है। यह क्या है? चौथे बुजुर्ग को डांटा गया, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे सका, इसलिए उसका दिल शिकायतों से भर गया। दूसरे छोटे भाई, अगर मैं जीवप्ती को आसमानी मीनार से निकालने पर जोर देता हूं तो क्या होगा? विक्रमजीत सिंह ने ठंडेपन से पूछा। तुम हिम्मत करो। सुमित पीछे नहीं हटा। ठीक है, तो हम मुखिया द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करेंगे और हाथ उठाकर मतदान करेंगे। एक बार जब बुजुर्गों की परिषद इसे पारित कर देती है, तो मुझे लगता है कि दूसरे छोटे भाई को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? हाँ हाँ, हाथ उठाकर मतदान। सुमेध हंसा। बड़े भाई, क्या तुम मुझे सुमेध को मूर्ख समझते हो? हाथ उठाकर मतदान? क्या मतदान की भी कोई जरूरत है? ये भी नहीं चलेगा, वह भी नहीं चलेगा। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुखिया द्वारा निर्धारित नियमों को भी अपनी आंखों में नहीं रखते? विक्रमजीत सिंह भी क्रोधित हो गया। बुजुर्ग हॉल धुएं से भर गया था और ऐसा लग रहा था कि लड़ाई शुरू होने वाली है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आओ एक कप पानी पी लो, एक कप पानी पी लो, सब शांत हो जाओ। तीसरे बुजुर्ग, जो अब तक नहीं बोले थे, ने उन्हें मनाने की कोशिश की। तीसरे बुजुर्ग का शांत स्वभाव था और हालांकि वह दूसरे बुजुर्ग के पक्ष में थे, वह आमतौर पर किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लेते थे। इसके अलावा उनका नाम उनके कैचफ्रेज जैसा ही था, अनूप सिंह, एक कप पानी पी लो। जब भी बुजुर्गों के बीच कोई घर्षण होता था, वह उन्हें मनाने की कोशिश करते थे, लेकिन परिणाम बहुत कम होते थे। हम नहीं पेंगे। विक्रमजीत सिंह और सुमेध एक ही समय में दहाड़े एक दूसरे को घूरते हुए कोई भी दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तीसरे बुजुर्ग असहाय थे और केवल खुद ही पी सकते थे। जब बुजुर्ग बहस कर रहे थे, तो दरवाजे के बाहर से एक व्यक्ति की आवाज अचानक आई, इस शिष्य को कई बुजुर्गों को कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट करना है। चौथे बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं और जल्दी से कहा, अंदर आओ। जब बुजुर्ग परिषद किसी बात पर चर्चा कर रही थी, तो साधारण शिष्य उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करते थे। इस समय किसी का अंदर आना, इसका मतलब था कि संप्रदाय में कुछ बड़ा हुआ था। कई बुजुर्गों को स्थिति का पता था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से बहस बंद कर दी। जब शिष्य अंदर आया, तो चौथे बुजुर्ग रमेश कुमार पाल ने पूछा, क्या हुआ? बुजुर्गों को रिपोर्ट करते हुए किसी ने कानून प्रवर्तन हॉल की वन जेल में घुसकर उपद्रवी जीवप्ती त्रिपाठी और अनूप सिंह को बचाया। इस समय वे जेल के प्रवेश द्वार पर भाई विमल चंद पाठक का सामना कर रहे हैं। क्या? चौथे बुजुर्ग उसी जगह पर खड़े हो गए और अन्य बुजुर्ग भी और भी चौंक गए। कौन इतना साहसी है, वन जेल में घुसकर लोगों को बचाने की हिम्मत कर रहा है? ऊंचे आसमान के मंडप का शिष्य जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था, केवल अपनी आंखें उठाकर सुमेध की ओर देख रहा था। सुमेध का दिल धड़क गया, उसे एक बुरी आशंका हुई। विक्रमजीत सिंह ने यह सब देखा और कम या ज्यादा एक अनुमान लगाया, इसलिए उन्होंने शांति से आदेश दिया, बोलो। ये सुमित्रा, वरिष्ठ बहन सुमित्रा हैं। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, विक्रमजीत सिंह के चेहरे पर मुस्कान अचानक सार्थक हो गई, और यहाँ तक कि चौथे और पांचवें बुजुर्गों ने भी सुमित को एक अजीब नजर दी, जबकि तीसरे बुजुर्ग ने अपना पानी पीना जारी रखा।
सुमेध के चेहरे का भाव बदल गया। वह गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाया, क्या तुमने साफ देखा? क्या वन जेल में घुसने वाला व्यक्ति वास्तव में सुमित्रा थी? अनुशासनात्मक हॉल का शिष्य डर से कांप गया और जल्दी से कहा, शिष्य ने साफ देखा। मैंने वरिष्ठ बहन सुमित्रा का नाम सुना है। अगर दूसरे बुजुर्ग को विश्वास नहीं है तो आप जाकर खुद देख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। सुमेध ने अपना हाथ हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल बाद उसने वास्तव में वन जेल से एक ठंडी ठंड महसूस की, एक ठंड जिसे सुमित्रा के अलावा कोई भी ऊंचे आसमान के मंडप में महसूस नहीं कर सकता था। ये छोटी लड़की वास्तव में नहीं जानती कि क्या महत्वपूर्ण है, वह बहुत साहसी है। दूसरे छोटे भाई, तुम इस मामले के बारे में क्या सोचते हो? विक्रमजीत सिंह ने अपनी चाय पीते हुए मुस्कुराया। सुमेध के अपनी दैवीय चेतना वापस लेने का इंतजार किया और फिर शांति से यह सवाल पूछा। इस समय विक्रमजीत सिंह को विश्वास था, अगर दोनों पक्ष अभी पीछे हटने को तैयार नहीं थे तो अब एक सफलता थी। वन जेल किस तरह की जगह थी? यह एक महत्वपूर्ण जगह थी जहां ऊंचे आसमान के मंडप ने उन शिष्यों को कैद किया था जिन्होंने अपराध किए थे। चाहे जीवप्ती गलत था या नहीं, जब तक उसे कैद किया गया था उसे मामला सुलझने से पहले वहीं रहना था। लेकिन अब सुमित्रा ने अंदर घुसकर उसे बाहर खींच लिया था। उसने कुछ समय के लिए बहादुरी दिखाई थी, लेकिन ऊंचे आसमान के मंडप के नियमों का उल्लंघन किया था। यह एक बड़ी गलती थी। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो सुमित्रा को भी सजा मिलेगी। विक्रमजीत सिंह को पता था कि सुमित निश्चित रूप से सुमित्रा को फंसने नहीं देगा, इसलिए उसे रियायत करनी होगी। स्वाभाविक रूप से जिसे उसे छोड़ना था वह जीवप्ती नाम का शिष्य था। जिस तरह से कहा गया, पांचों बुजुर्गों में से कोई भी नहीं जानता था कि जीवप्ती कौन था। मुख्य कारण कि उन्होंने उसके बारे में इतना हंगामा क्यों किया था वह ये था कि वे ऊंचे आसमान के मंडप पर नियंत्रण हासिल करना चाहते थे। लेकिन अब विक्रमजीत सिंह को लगा कि वह जीत सकता है। इस मामले के फैलने के बाद नीचे के शिष्य स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि विक्रमजीत सिंह का गुट ऊंचे आसमान के मंडप के निर्णयों और आंदोलनों को प्रभावित कर सकता है, इस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सुमेध का चेहरा गुस्से से लाल था क्योंकि उसने लंबे समय तक संघर्ष किया, इससे पहले कि वह गुस्से में कहे, जो कुछ भी बड़े भाई करना चाहते हैं हम वही करेंगे जो वह चाहते हैं। सुमित्रा एक बाधा बन गई थी, तो सुमेध उनके साथ खेलना कैसे जारी रख सकता था? सुमित्रा को सजा से बचाने के लिए जीवप्ती को ही बलिदान देना पड़ सकता था। जहां जीवन है वहां आशा है। भविष्य में उससे बदला लेने का हमेशा मौका रहेगा। बूढ़े भूत। जब नीलेश ने यह सुना तो उसने तुरंत अविश्वास में सुमेध को घूरना शुरू कर दिया। तुमने मुझे क्या कहा? सुमेध इन दोनों भाई बहनों से गुस्से से पागल होने वाला था। दादाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। नीलेश ने जल्दी से अपने शब्दों को बदला। तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सुमेध ने उसे गुस्से से घूरा। भाई जीवप्ती ने मेरी जान बचाई, आप बस उसे अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कृतघ्न हैं। तुम चुप रहो। सुमेध का चेहरा लाल हो गया। हालांकि वह अपने दिल में अनिच्छुक था, वह अब एक मछली की तरह था जो कत्लखाने में थी, तो वह क्या कर सकता था? नीलेश को जारी रखने से रोकने के लिए सुमेध ने एक उंगली बाहर भेजी, जिससे नीलेश एक मूर्ति की तरह जम गया, बोलने या हिलने में असमर्थ, केवल देखने और सुनने में सक्षम। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुमसे निपटूंगा। सुमेध ने घूर कर देखा। हाँ, विक्रमजीत सिंह ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। चूंकि दूसरे छोटे भाई को कोई आपत्ति नहीं है तो यह मामला तय हो गया है। इतना कहकर उसने नीचे के शिष्यों को देखा और कहा, आदेश पास करो। परीक्षण शिष्य जीवप्ती त्रिपाठी ने बार बार संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है। उसके तरीके खून खराबे और क्रूर हैं, इसलिए अनुशासनात्मक हॉल उसे गिरफ्तार करेगा और उसे वन जेल में वापस लाएगा। बुजुर्गों के बीच चर्चा के बाद हम उससे निपटेंगे। जहां तक सुमित्रा की बात है, चूंकि वह युवा और अज्ञानी है और यह उसका पहला अपराध है, हम इस मामले का पीछा नहीं करेंगे। छोटे भाइयों, तुम क्या सोचते हो? अन्य बुजुर्गों को कोई आपत्ति कैसे हो सकती थी? जाओ। विक्रमजीत सिंह ने अपना हाथ हिलाया और एक टोकन बाहर उड़ गया, जो शिष्य के हाथ में आ गया। बुजुर्ग का आदेश टोकन को देखना व्यक्ति को देखने के समान है। इस टोकन के साथ सुमित्रा लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं करेगी। हाँ, अनुशासनात्मक हॉल के शिष्य ने आदेश प्राप्त किया और जल्दी से चला गया। एक पल बाद दरवाजे से अचानक एक छोटी सी चीख आई, जिसके बाद एक शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज आई। बुजुर्गों के चेहरे के भाव बदल गए और जैसे ही वे जांच करने के लिए उठने वाले थे, बाहर से एक आवाज आई। बुजुर्गों, आप काफी शानदार हैं। आवाज आई और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंदर चला गया। उसके हाथ में अनुशासनात्मक हॉल का शिष्य था जो अभी अभी गया था, लेकिन अब वह बेहोश हो गया था। यहां तक कि बुजुर्ग का टोकन भी इस बूढ़े आदमी ने छीन लिया था। बूढ़ा आदमी घुटने टेक कर बैठे लोकेश और नीलेश के सामने चला गया और लापरवाही से लोकेश को एक तरफ लात मारी। जाओ जाओ जाओ, रास्ता मत रोको। लोकेश चिल्लाते हुए उड़ गया, बुरी तरह से चिल्ला रहा था। बुजुर्ग हॉल में पांचों बुजुर्गों के चेहरे के भाव गरिमा में थे। विक्रमजीत सिंह ने नए आने वाले को देखा, अनीशपाल यादव। नए आने वाले योगदान हॉल के अनीशपाल यादव थे। इस व्यक्ति की बात करें तो पांचों बुजुर्ग सभी भ्रमित थे। 10 साल पहले वह अचानक ऊंचे आसमान के मंडप में आए थे। वे नहीं जानते थे कि मुखिया के साथ उनका क्या रिश्ता था, लेकिन वह मंडप में रहते थे और योगदान हॉल का कार्यभार संभालते थे। बुजुर्गों ने इस व्यक्ति के बारे में मुखिया से कई बार पूछा था, लेकिन हर बार मुखिया ने उन्हें कोई विवरण नहीं दिया, जिससे वे सिर खुजलाते रहे। हालांकि पांचों बुजुर्गों को पता था कि यह व्यक्ति एक विशेषज्ञ था। इसके अलावा वह निश्चित रूप से उनसे कम नहीं था। सौभाग्य से इस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं था और उसने केवल योगदान हॉल में अपना समय बिताया, इसलिए बुजुर्गों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह आज बिना बुलाए बुजुर्ग हॉल में आएगा। विक्रमजीत सिंह को हल्का सा महसूस हुआ कि इस अनीशपाल यादव का सामना करते समय दबाव मुखिया का सामना करने से भी अधिक था। इस वजह से विक्रमजीत सिंह ने अनीशपाल यादव को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। विक्रमजीत सिंह मुस्कुराया और कहा, मुझे नहीं पता कि अनीशपाल यादव मेरे बुजुर्ग हॉल में क्यों आए हैं।
आपका क्या काम है? अनीश पाल यादव ने जवाब नहीं दिया और केवल सुमित पर मुस्कुराया। सुमित को समझ नहीं आया कि उसे क्यों घूरा जा रहा था। उसने खुद से सोचा, मेरे चेहरे पर कोई फूल नहीं है, तो तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फैसला सही है? अनीश पाल यादव ने अचानक पूछा। क्या? सुमित आश्चर्यचकित था। एपिसोड 77। उफ! ऊंचे आसमान के मंडप के प्रांगण में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हवा में तनाव कुछ इस कदर घुल गया था, मानो तलवारें आपस में टकराने को बेचैन हों। सेठ अनीश पाल यादव ने अपनी धीमी सी मगर पैनी मुस्कान के साथ कहा, क्या जीवप्ती त्रिपाठी को सुमित्रा की रक्षा के लिए बलि देना ही एकमात्र सही रास्ता है? सुमित पटेल के पिता सुमित्रा के पिता सौम्या का चेहरा अजीब सा हो गया। उन्हें लगा जैसे सेठ अनीश उन्हें उनकी इस योजना के लिए ताना मार रहे हों। तुम इस तरह से बेशक सुमित्रा को बचा सकते हो, सेठ अनीश ने अपनी बात जारी रखी। पर सोचो, अगर बाद में उसे इस बात का पता चला तो वह कैसा महसूस करेगी? सौम्या का चेहरा जैसे पत्थर हो गया, माथे से पसीना टपकने लगा। उस पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और स्थिति की गंभीरता समझ में आई। सेठ अनीश की धीमी सी आवाज उनके कानों में गूंजी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सुमित्रा के मन में एक हृदय दानव पैदा कर दोगे। वह शीत हृदय गुप्त कला का अभ्यास करती है और एक बार अगर हृदय दानव पैदा हो गया तो तुम उसके अंजाम मुझसे बेहतर जानते हो। ये बात सुनकर सौम्या को लगा जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर गहरा पछतावा हुआ। वे बस तात्कालिक लाभ के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने भविष्य में सुमित्रा पर पड़ने वाले भयानक परिणामों पर विचार ही नहीं किया था। उन्होंने सोचा, जीवप्ती को बलि देकर सुमित्रा को बचाया तो जा सकता है, लेकिन जब तक वह जीवित रहेगी, ये बात उसे याद रहेगी कि उसकी सुरक्षा जीवप्ती के बलिदान के कारण हुई। यह विचार उसके मन को पीड़ा देगा और उसकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी, फिर उसकी शक्ति कैसे बढ़ेगी? सौम्या ने सम्मानपूर्वक कहा, सेठ अनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ अनीश हंसे, हाँ, अगर मैं नहीं भी बताता तो भी तुम ये समझ जाते। बस थोड़ा समय लगता। महासभा के एक तरफ महाइल्ड विक्रमजीत सिंह का चेहरा क्रोध से भरा था। उन्हें आखिरकार अपने दूसरे छोटे भाई सौम्या को नीचा दिखाने का मौका मिला था, लेकिन सेठ अनीश के हस्तक्षेप से उनकी योजना चौपट हो गई। सुमित्रा के भविष्य की खातिर सौम्या इस बार उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। ये जानकर विक्रमजीत ने उदास मन से कहा, सेठ अनीश, यह ऊंचे आसमान के मंडप का एल्ड हॉल है। यहाँ किसी भी एल्ड की अनुमति के बिना किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। आपको जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाना चाहिए। सेठ अनीश ने उनकी ओर देखा और एल्ड का टोकन उन्हें वापस फेंक दिया। उनकी आकृति बिजली की तरह कौंधी और वे एल्ड हॉल के उच्चतम स्थान पर पहुंच गए। दुस्साहस! विक्रमजीत गुस्से में चिल्लाए और बाकी एल्डर्स ने भी सेठ अनीश की ओर घूर कर देखा। वे जिस खाली सीट पर खड़े थे वह ऊंचे आसमान के मंडप के पंत स्वामी के लिए आरक्षित थी। पंत स्वामी के अलावा कोई भी वहां पैर रखने के योग्य नहीं था। सालों से ये एल्डर्स आपस में लड़ रहे थे, पर महाइल्ड विक्रमजीत ने भी उस स्थान पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब योगदान मंडप का एक अज्ञात दुकानदार मुख्य सीट पर खड़ा था। एल्डर्स का गुस्सा होना स्वाभाविक था। ये पूरे ऊंचे आसमान के मंडप का अपमान था। हे, शांत हो जाए, सेठ अनीश ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए धीरे से कहा। मैं आपके पंत स्वामी की ओर से एक संदेश लेकर आया हूँ। आप पंत स्वामी की ओर से हैं? पांचों एल्डर्स चौंक गए। पिछले 10 सालों में 5 महाएल्डर्स के लिए भी पंत स्वामी से मिलना बेहद मुश्किल था। कौन सोच सकता था कि सेठ अनीश उनसे मिलकर आए होंगे, और उनके कहने का मतलब था कि पंत स्वामी आज की घटना के बारे में कुछ कहना चाहते थे। यह क्या हो रहा था? सामान्य रूप से अगर मंडप में अराजकता भी होती तो भी पंत स्वामी हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो आज इन कुछ युवा शिष्यों के बीच का मामूली विवाद पंत स्वामी तक कैसे पहुंच गया? क्या आप इसे पहचानते हैं? सेठ अनीश ने अपने हाथ में एक जामुनी रंग का जेड पेंडेंट पकड़े हुए पूछा। पंत स्वामी का जेड पेंडेंट? यह जेड पेंडेंट ऊंचे आसमान के मंडप के पंत स्वामी का प्रतीक था। इसे नकली बनाना असंभव था। यह अच्छा है कि आप जानते हैं, सेठ अनीश मुस्कुराए। विक्रमजीत ने सावधानी से पूछा, सेठ अनीश, क्या पंत स्वामी ने हमें कोई निर्देश दिया है? हालांकि पंत स्वामी पिछले 10 सालों से ऊंचे आसमान के मंडप के मामलों में शामिल नहीं थे, उनकी प्रतिष्ठा कभी कम नहीं हुई थी। सेठ अनीश ने कहा, आपके पंत स्वामी ने कहा है कि आज की बात को छोटा कर दिया जाए और फिर कुछ भी नहीं। ये युवाओं की लड़ाई है, तो आप बेशर्म बूढ़े इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? इतने बेशर्म मत बनो, विक्रमजीत हकलाते हुए बोले। पंत स्वामी ने ऐसा कहा? ओह, आखिरी हिस्सा मेरे शब्द थे। आपके पंत स्वामी ने केवल पहला आधा हिस्सा कहा था, सेठ अनीश ने हल्के से कहा। पांचों एल्डर्स गुस्से से लगभग खून उगलने वाले थे। ये फटकार बहुत तगड़ी थी। दुर्भाग्य से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे जवाब दें। और चूंकि जीवप्ती पहले ही प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में पहुंच चुका है, तो उसे एक साधारण शिष्य के रूप में पदोन्नत होने दें। वह हमेशा एक परीक्षण शिष्य के पद पर नहीं रह सकता है। ये शब्द, क्या ये भी आपके हैं? विक्रमजीत ने कुछ चिंता से पूछा। यह आपके पंत स्वामी ने कहा था, सेठ अनीश हंसे। संदेश दे दिया गया है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इतना कहकर वे सीधे नीचे उतरे और एल्डर हॉल से बाहर निकल गए। पांचों एल्डर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप रहे। जब पंत स्वामी ने संदेश दे दिया था तो और क्या चर्चा करनी थी? वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हर कोई बस इसे एक बहाना बनाकर बखेड़ा कर रहा था। अब इसे सुलझाना तो आसान था। सौम्या ने ठंडी सांस ली। वह अपनी आस्तीन झाड़कर चला गया। पंत स्वामी के आदेश के बाद अब उसे और लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। वह महल की ओर बढ़ा, सुमित को पकड़ा और गायब हो गया। द्वितीय एल्डर के चले जाने के बाद तृतीय एल्डर हरीशपाल सिंह भी चले गए। हॉल में केवल महाएल्डर का गुट बचा था। 5वें एल्डर राजीव ने कहा, बड़े भाई, कुछ गड़बड़ है। आज की बात कोई बड़ी नहीं थी, फिर भी इसने पंत स्वामी को चौंका दिया। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? चौथे एल्डर ने भी सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि पंत स्वामी हमें ये बताना चाहते हैं कि वह भी ऊंचे आसमान के मंडप पर नजर रखे हुए हैं?
यह महाएल्डर विक्रमजीत का भी अनुमान था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अब जब चौथे एल्डर ने इसे जोर से कहा तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। कोई बात नहीं, इस बार हम पीछे हटेंगे। भविष्य में हमें और सावधान रहना होगा, महाएल्डर ने बड़बड़ाया। हालांकि हम पंत स्वामी के विचारों का परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वह क्या सोच रहे हैं। अगर वह पहाड़ से उतरने और ऊंचे आसमान के मंडप का प्रभार लेने के लिए तैयार हैं, तो हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर वह केवल एक सनक पर काम कर रहे हैं, ऊंचे आसमान के मंडप ऐसे जारी नहीं रह सकता। हमारे पास कोई होना चाहिए जो इसका प्रभार ले सके। हाँ, लेकिन हम उनका परीक्षण कैसे करें? चौथे एल्डर ने धीरे से पूछा। क्या पंत स्वामी ने यह नहीं कहा कि वह जीवप्ति को एक साधारण शिष्य के रूप में पदोन्नत करेंगे? हम भी इस बारे में कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा है। चौथे और पांचवें एल्डर्स ने अचानक महसूस किया। वन कारागार के सामने सुमित्रा और विमल चंद पाठक एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये स्थिति आधे घंटे तक चली। सुमित्रा का शरीर ठंडा होता जा रहा था। अगर जीवप्ति की गुप्त कला सुमित्रा की शीत हृदय गुप्त कला को नियंत्रित नहीं कर रही होती, तो वह पहले ही एक बर्फ की मूर्ति में जम चुकी होती। जब वे इस गतिरोध में थे, तभी कानून प्रवर्तन हॉल का एक शिष्य दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, एल्डर परिषद ने आदेश दिया है, उन्हें छोड़ दो। क्या? विमल ने यह सुना और दंग रह गया। कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्य ने कड़वाहट से कहा, विमल भाई, कई एल्डर्स ने कहा है कि आज की बात यहीं खत्म होती है। कोई भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा, नहीं तो पंथ उन्हें दंड देगा। विमल ने गुस्से से जीवप्ति की ओर घूर कर देखा। वह सुमित्रा के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जैसे ही सुमित्रा कोई कदम उठाती, उसे जीवप्ति को मारने का मौका मिल जाता। लेकिन सुमित्रा ने उसे यह मौका नहीं दिया। अब जब उसने एल्डर परिषद का आदेश सुना, तो वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि कोई उम्मीद नहीं थी। दुख और आक्रोश में अपने दांत पीसते हुए विमल गर्जा, उन्हें छोड़ दो। सुमित्रा ने अभी भी जीवप्ति का सहारा लिया और अनूप सिंह और अन्य लोगों को आगे ले गई। उनका चेहरा एक शांत झील की तरह शांत था। विमल की जटिल निगाहों के नीचे वह धीरे धीरे चली गई। एपिसोड 78, अध्याय अनजाना कमरा और एक नया राज। युद्ध का शोर थम चुका था। उन युवा शिष्यों के बीच का भयंकर संघर्ष एक ऐसे अजीब मोड़ पर आकर रुका, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनुशासन मंडप डिसिप्लिनरी हॉल के सैकड़ों शिष्य भी सुमित्रा को रोकने में असफल रहे, और इस घटना ने उसकी अलौकिक शक्ति का प्रमाण दे दिया था। इस पूरे विवाद का दूसरा मुख्य किरदार जीवप्ति त्रिपाठी यांकई भी अब कई शिष्यों की जुबान पर था। कोई उसकी निंदा कर रहा था तो कोई उसकी हिम्मत से जल रहा था। तरह तरह की बातें उसके बारे में की जा रही थीं। लेकिन इस समय इन सब बातों से बेखबर जीवप्ति त्रिपाठी गहरी नींद में था। वन कारावास फॉरेस्ट प्रिजन से बाहर निकलते ही वह सीधे सो गया था। 5 अनुशासन मंडप के शिष्यों ने उसे बुरी तरह पीटा था। हालांकि चोटें जानलेवा नहीं थीं, पर गंभीर जरूर थीं। अगर उसके दिल में गुस्सा न होता, तो वह शायद बहुत पहले ही हिम्मत हार चुका होता। अब जब सारा मामला सुलझ गया था, उसके मन से सारी चिंताएं खत्म हो गईं और वह थककर चूर हो गया। जब उसकी आंख खुली, तो खुद को एक अनजान बिस्तर पर पाकर उसे आश्चर्य हुआ। उसका पूरा शरीर दुख रहा था। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि कमरा बहुत ही सादा और सुंदर था। कमरे में ज्यादा फर्नीचर नहीं था, लेकिन ये बहुत शांत और एकांत जगह थी। ये जगह उसे काले बेर के शहर ब्लैक प्लम टाउन में सुमित्रा के घर जैसी लगी। जैसे तैसे वह उठने की कोशिश करने लगा। शायद उसके हिलने डुलने की आवाज बाहर तक गई। थोड़ी देर बाद नीलेश सैसफ्रास्ट ने दरवाजा खोला और अंदर आया। उसके चेहरे पर भावुकता साफ झलक रही थी। अनूप सिंह, ली यूटियन और अन्य लोग भी वहीं थे। वे नीलेश के पीछे पीछे आए और जीवप्ति को देखकर राहत की सांस ली। भाई जीवप्ति, अब कैसा लग रहा है? नीलेश आगे आया और उसे सहारा देकर बैठाया। मैं ठीक हूँ। जीवप्ति ने धीरे से अपनी जीवन शक्ति युआनची को प्रवाहित किया और पाया कि कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बस कुछ दिनों के आराम की जरूरत थी। भाई ने इस बार फिर मुझे बचाया। नीलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश ने कुछ अटपटी सी भाषा में आभार व्यक्त किया। कोई बात नहीं, जीवप्ति ने हाथ हिलाकर कहा। ओह हाँ, ये मेरे पिताजी ने आपके लिए दी हैं। ये सब उपचार और खेती कल्टिवेशन के लिए हैं। नीलेश ने 1 दर्जन से ज्यादा बोतलें निकाली और बिस्तर पर रख दी। दूसरे बड़े सेकंड एल्डर। जीवप्ति दंग रह गया। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार आपको गंभीर चोटें लगी हैं। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। छोटे भाई, कृपया मेरी ओर से दूसरे बड़े को धन्यवाद कहना। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। नीलेश ने हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा दिख रहा था। सौम्या सुशांत को भी जीवप्ति का एहसानमंद महसूस हुआ, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी गोलियां पिल्स दी। आखिरकार, अगर कोषाध्यक्ष अनीश ट्रेजरर मेंग अंतिम क्षण में संप्रदाय गुरु का आदेश लेकर न आते, तो जीवप्ति को शायद उनके द्वारा बलिदान कर दिया गया होता। इस स्थिति से नीलेश बहुत नाराज था, इसलिए उसने जीवप्ति के लिए बहुत सारी गोलियां मांगी थीं। वरिष्ठ बहन सुमित्रा कहाँ है? जीवप्ति ने चारों ओर देखते हुए पूछा। नीलेश की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। उसने अनूप सिंह और दूसरों से जीवप्ति के कारनामों के बारे में सुना था, और एक पल के लिए उसका दिल डर और प्रशंसा दोनों से भर गया था। जब से वह छोटा था, सुमित्रा उसे बड़ी बहन नहीं, बल्कि माँ जैसी लगती थी। सुमित्रा के सामने नीलेश कभी भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन देखो, यह वरिष्ठ भाई जीवप्ति कितना साहसी है। उसने सैकड़ों लोगों के सामने अपनी बहन का हाथ पकड़ा, और तो और इतने साहसी शब्द भी कहे। और उसके बाद उसकी बहन ने उसे मारा भी नहीं। इतना ही नहीं, उसकी बहन ने उसे अपने ही कमरे में आराम करने का इंतजाम भी किया था। इस तरह की बात तो बस अकल्पनीय थी। जिन 2 दिनों तक जीवप्ति बेहोश था, नीलेश भी 2 दिनों तक बहुत सोचता रहा, लेकिन वह अभी भी इस रहस्य को समझ नहीं पाया। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई जीवप्ति, नीलेश ने गहरी आह भरी और जीवप्ति के कंधे पर हाथ रखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेरी संवेदनाएं। प्राचीन काल से ही प्रेम की राहें मुश्किल होती हैं। भाई, तुम्हें और उदार मन का होना होगा।
जीवप्ती एक पल के लिए भौंचक्का रह गया, यह नहीं जानता था कि हंसे या रोए। वह जानता था कि नीलेश ने उसे गलत समझा है, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी और बस पूछा, वह कहाँ है। इस बार ये सब उसके महत्वपूर्ण क्षण में सुमित्रा के बचाव के कारण ही संभव हो पाया था, नहीं तो जीवप्ती ने उन अनुशासन मंडप के शिष्यों को मारने के लिए अपने अमृत रस यांग लिक्विड का उपयोग कर ही लिया होता। लेकिन उन लोगों का सामना करते हुए जीवप्ती को उन्हें मारने का आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए उसने जोखिम नहीं उठाया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जब बात वहां तक आ गई थी तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें यहाँ ठहराने के बाद वह काले हवा के व्यापार के लिए चली गई, नीलेश ने उत्तर दिया। क्या वरिष्ठ बहन ने जाते समय कुछ नहीं कहा? जीवप्ती को संदेह हुआ। मूल रूप से उसने सोचा था कि सुमित्रा को उससे कुछ कहना होगा। आखिरकार उस समय उसके कार्य सचमुच बिना सोचे समझे किए गए थे। नहीं, नीलेश ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जीवप्ती ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। इस वरिष्ठ बहन का व्यक्तित्व सचमुच स्वतंत्र और आसान था। जब उसकी प्रतिष्ठा की बात आई तो उसने किसी को भी सफाई नहीं दी। सच्चाई साफ थी। नीलेश के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद वह चला गया। बिस्तर पर लेटे हुए जीवप्ती ने ज्यादा नहीं सोचा। बातें तो हो चुकी थी, इसलिए सोचने का कोई मतलब नहीं था। ये तो संयोग था कि नीलेश बहुत सारी गोलियां लाया था, इसलिए ये जांचने का समय था कि उसका अनुमान सही था या नहीं। इन गोलियों में से आधी उपचार के लिए थी, जबकि बाकी आधी खेती के लिए। कुल मिलाकर उनका मूल्य निश्चित रूप से सस्ता नहीं था। जीवप्ती ने पहले कुछ उपचार गोलियां ली, फिर धीरे धीरे अपनी सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट को प्रवाहित किया, जिससे औषधीय प्रभाव उसके शरीर में घुलने लगे, जबकि वह सावधानीपूर्वक अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं है कि इन उपचार गोलियों के औषधीय प्रभाव काफी उल्लेखनीय थे। औषधीय प्रभाव उसकी नाड़ियों से प्रवाहित हुए और थोड़े ही समय में उसके घावों को पोषण और मरम्मत करना शुरू कर दिया, जिससे दर्द कम हो गया। हालांकि जीवप्ती ने ध्यान दिया कि इन गोलियों के औषधीय प्रभाव का एक हिस्सा वास्तव में उसकी नाड़ियों में प्रवाहित हो रहा था और उसकी हड्डियों में जा रहा था। इस बिंदु को समझते हुए जीवप्ती ने अपनी भौहें उठाईं और उसका अनुमान और भी पक्का हो गया। ये जांचने के लिए कि क्या यह अनुमान सही था, जीवप्ती ने पूरे दिन विभिन्न प्रकार की गोलियां खाना जारी रखा। अंतिम परिणाम से पता चला कि उसका अचूक स्वर्ण कंकाल अनयील्डिंग गोल्डन स्केलेटन वास्तव में अन्य प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, ऐसी ऊर्जा जिसमें यांग गुण नहीं थे। कुछ दिन पहले जब उसने प्रारंभिक तत्व क्षेत्र इनिशियल एलिमेंट रेल्म में प्रवेश किया था, तभी जीवप्ती ने यह अनुमान लगाया था, लेकिन उस समय इसकी जांच करने का कोई तरीका नहीं था। सच्ची यांग गुप्त तकनीक निस्संदेह एक विशेष और शक्तिशाली गुप्त तकनीक थी। इसने उसे बिना सीमा के अमृत रस को संघनित करने की अनुमति दी, और अमृत रस भी युद्ध में बहुत घातक था। हालांकि इस शक्तिशाली गुप्त तकनीक की एक स्पष्ट सीमा थी, और वह ये थी कि खेती का माहौल बहुत कठोर था। यांग शक्ति यांगची के माहौल में खेती करना आवश्यक था। मूल रूप से जीवप्ती चिंतित था कि उसकी खेती पर्यावरण से प्रभावित होगी, लेकिन अब अचूक स्वर्ण कंकाल की सहनशीलता ने उसे इस चिंता से मुक्ति दे दी। जब यांग शक्ति होती थी तो वह सच्ची यांग गुप्त तकनीक की खेती कर सकता था, लेकिन जब यांग शक्ति नहीं होती थी तो कोई नुकसान नहीं था। अचूक स्वर्ण कंकाल अपने भोजन के बारे में नखरे नहीं करता था और किसी भी प्रकार की ऊर्जा को स्वीकार करता था। इस दोहरी रणनीति के तहत उसकी शक्ति यांग गुण ऊर्जा की कमी के कारण नहीं रुकती। ये गैर यांग गुण ऊर्जा अचूक स्वर्ण कंकाल द्वारा अवशोषित की जाएगी, और जब लड़ने का समय आएगा तो यह उसे वापस दी जाएगी, जिससे उसकी लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। जीवप्ती को हल्का सा एहसास हुआ कि उसके अचूक स्वर्ण कंकाल और सच्ची यांग गुप्त तकनीक के बीच एक अस्पष्ट संबंध था, लेकिन वह किस तरह का संबंध था, ये वह समझ नहीं पाया। जब जीवप्ती होश में आया तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने अनजाने में कुल 5 बोतलें गोलियां खा ली थीं, और हर बोतल में 10 गोलियां थीं। दूसरे शब्दों में उसने 50 गोलियां खाई थीं। भले ही ये गोलियां केवल सामान्य स्तर की थीं और उनकी गुणवत्ता उच्च नहीं थी, लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति इतनी सारी खा लेता तो उसका शरीर निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाता। लेकिन इस समय वह पूरी तरह से ठीक था और उसकी चोटें बहुत बेहतर थीं। अंधेरे में जीवप्ती की 2 आंखें एक भयानक रोशनी के साथ चमक रही थीं, जो बची हुई 7 या 8 बोतलों की ओर देख रही थी। उसके दिल में एक पागल विचार उमड़ रहा था। एक बार यह विचार बाहर आ गया तो वह इसे दबा नहीं पाया। एक लंबे मौन के बाद जीवप्ती ने अंततः जुआ खेलने का फैसला किया। उसने एक बोतल उठाई, ढक्कन खोला और बिना ये देखे कि यह उपचार की गोली है या खेती की, सब कुछ अपने मुंह में डाल लिया। एक और बोतल उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। बची हुई सभी गोलियां निगलने के बाद जीवप्ती ने संतुष्टि से अपने होठों को चाटा। अगर दूसरे लोग ये दृश्य देखते तो वे डर से कांप जाते। दरअसल इन गोलियों में से कोई भी जहरीली नहीं थी, लेकिन उन्हें मटर की तरह निगला नहीं जा सकता था। ये जानना जरूरी है कि हर दवा में 30% जहर होता है, और किसी भी प्रकार की गोली की एक सीमा होती है। बहुत ज्यादा जाना उतना ही बुरा है जितना बहुत कम जाना। यह न केवल शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा, बल्कि किसी के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल देगा, और यहाँ तक कि किसी की खेती के आधार को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन उस थोड़े समय में जीवप्ती ने एक ही बार में 70 से 80 अलग अलग गोलियां निगल ली थीं। अपने होठों को चूमते हुए जीवप्ती ने महसूस किया कि उसका पेट फूल रहा है। उसके पेट में अनगिनत कमजोर और सौम्य औषधीय शक्तियां मिल गईं, और थोड़े ही समय बाद वे एक भयानक ऊर्जा में परिवर्तित हो गईं। जीवप्ती पहले से ही तैयार था और उसने जल्दी से सच्ची यांग गुप्त तकनीक को प्रवाहित किया। ऊर्जा एक ऐसे अजगर की तरह थी जो अपने पिंजरे से बाहर निकल गया था, उसके पेट में मत रही थी। जीवप्ती कराह उठा, ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा पेट फट रहा हो। सच्ची यांग गुप्त तकनीक के प्रवाह की गति अचानक बहुत बढ़ गई, जैसे कि इसमें एक अंतहीन आकर्षक शक्ति हो। 70 से 80 गोलियों से संघनित ऊर्जा इस आकर्षक शक्ति से खींची चली आई, धीरे धीरे उसकी नाड़ियों में समा गई। जीवप्ती ने जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की और अपने दिल का उपयोग करके महसूस किया। यह अजगर जैसी ऊर्जा उसकी नाड़ियों में घूम रही थी, लेकिन ये सच्ची यांग जीवन शक्ति के साथ असंगत थी। हालांकि दोनों एक दूसरे में मिल गए थे, वे बस आपस में विलय नहीं
हो रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के उसकी नाड़ियों में बहने की दिशा भी पूरी तरह से अलग थी। सची यांग जीवन शक्ति दक्षिणावर्त घूम रही थी, जबकि यह विशाल औषधीय प्रभाव वामावर्त घूम रहा था, लगातार एक दूसरे से टकरा रहा था। हर बार जब वे टकराते तो सच्ची यांग जीवन शक्ति औषधीय प्रभाव में मौजूद हानिकारक पदार्थों को जला देती थी और पीछे शुद्ध ऊर्जा छोड़ जाती थी। जीवप्ती का शरीर कांप उठा और उसकी त्वचा एक ही पल में लाल हो गई। उसकी त्वचा के नीचे हर नाड़ी कीड़ों से रेंग रही थी, जो लगातार सूज रही थी और बहुत भयानक लग रही थी। समय बीतने के साथ इस विशाल मात्रा में ऊर्जा की अशुद्धियां दूर हो गईं और थोड़ा थोड़ा करके यह उसकी हड्डियों में प्रवेश करने लगी। इस क्षण अचूक स्वर्ण कंकाल एक भूखे फव्वारे में बदल गया था, जो बड़े बड़े घूंट में ऊर्जा निकल रहा था। गंभीर दर्द के तहत जीवप्ती की इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा साफ थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में आंखों की एक जोड़ी हो। वह देख सकता था कि सच्ची यांग जीवन शक्ति इस ऊर्जा को कैसे परिष्कृत करती है, और वह ये भी देख सकता था कि अचूक स्वर्ण कंकाल इस परिष्कृत ऊर्जा को कैसे प्राप्त करता है, एक भी निशान नहीं छोड़ता। हल्का सा जीवप्ती को उन कई लड़ाइयों की याद आई जो उसने अचूक स्वर्ण कंकाल प्राप्त करने के बाद अनुभव की थी। हर जगह खून बह रहा था और उसके शरीर में दर्द था, लेकिन वह उत्साहित और खुआखार था। हर बार दर्द और एक अचूक इच्छाशक्ति के साथ उसकी शक्ति तेजी से बढ़ जाती और वह उन विरोधियों को हराने और उनका सिर काटने में सक्षम हो जाता जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। खासकर 2 दिन पहले वन कारावास में हुई लड़ाई, जहां उसे 5 विरोधियों ने पीटा था जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। हर दृश्य उसके दिमाग में साफ साफ सामने आ रहा था। उसका खून एक बार फिर उबलने लगा और उसकी हड्डियों से एक परिचित गर्माहट पैदा होने लगी। वह ऊर्जा जो अचूक स्वर्ण कंकाल द्वारा निगल ली गई थी, अब उसे वापस दी जा रही थी, जिससे उसकी लड़ने की शक्ति अस्थायी रूप से बढ़ गई थी। अभी भी काफी नहीं है। जीवप्ती को लगा कि वह अभी भी कुछ कमी महसूस कर रहा था, इससे पहले कि वह अचूक स्वर्ण कंकाल के रहस्यों को सही मायने में समझ सके। मुझे अभी भी एक असली लड़ाई की कमी है। ये सोचते हुए जीवप्ती अचानक बिस्तर से कूद पड़ा, हाँफते हुए दरवाजा खोला। बाएं और दाएं देखते हुए वह सीधे सामने वाले कमरे में गया और उसे लात मारकर खोल दिया। जीवप्ती ने अनुमान लगाया था कि नीलेश सामने वाले कमरे में सो रहा होगा, क्योंकि उसने कुछ समय पहले कुछ हलचल सुनी थी। अगर उसे लड़ने के लिए किसी को खोजना होता तो नीलेश एक अच्छा उम्मीदवार होगा। दरवाजा खोलते ही जीवप्ती ने तुरंत एक चिकनी पीठ देखी। जैसे ही वह एक चुनौती देने वाला था, उसने उसे वापस निगल लिया। चांदनी रात में खिड़की के पास एक खूबसूरत और नाजुक आकृति ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। सफेद और चिकनी चिकनी त्वचा, पीछे मुड़कर देखते हुए वह हजारों लोगों को हिला सकती थी। ये दृश्य सचमुच रोमांचकारी था और जीवप्ती की तीनों आत्माएं और 7 इंद्रियां लगभग उसके शरीर से बाहर निकल गई थीं। इस कमरे में वास्तव में कोई था, लेकिन वह नीलेश नहीं था जैसा कि जीवप्ती ने कल्पना की थी, बल्कि वह सुमित्रा थी। एपिसोड 79। एक अनचाहा मिलन। पृष्ठभूमि, शांत रात्रिकालीन हवा बह रही थी। ऊंचे आसमान के मंडप की नीरवता में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम जन्म ले रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी, जिसे हाल ही में एक भयंकर युद्ध से चोटें लगी थी, अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। उसकी आंखों में अभी भी थकान और चोट का दर्द था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अदम्य ज्वाला जल रही थी। गद्यांश का रूपांतरण। उस क्षण सुमित्रा अपनी पोशाक बदल रही थी। उसके शरीर पर केवल एक अंतर्वस्त्र था। उसकी पीठ, जो किसी श्वेत संगमरमर की तरह चमकीली थी, उस पर एक अद्भुत वक्रता थी। उसके कूल्हे गोल और सुडौल थे और उसकी लंबी पतली टांगें हवा में खुली थीं। बर्फ समान श्वेत त्वचा के बड़े बड़े हिस्से बिना किसी संकोच के जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों में अंकित हो गए। रात का अंधेरा होने के बावजूद जीवप्ती त्रिपाठी को सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उसकी पीठ का वक्र इतना परिपूर्ण था। उसके पतले कंधे एक आकर्षक चमक बिखेर रहे थे और उसकी पतली कमर नाजुक और सुंदर थी। ये सब मिलकर उसके मध्यम आकार के कूल्हों को और भी मोहक बना रहा था। उसकी चमकती और पारदर्शी त्वचा ने लोगों के रक्त में उबाल ला दिया था। उसके कूल्हों पर कसा हुआ छोटा अंतर्वस्त्र और भी लुभावना था। चूंकि उसकी त्वचा बहुत गोरी थी और उसका अंतर्वस्त्र भी श्वेत था, इसलिए पहली नजर में ऐसा लगा मानो वह पूरी तरह से नग्न हो। शायद पीछे की हलचल सुनकर उसने एक हाथ से अपने सीने को ढका, अपने आधे शरीर को दरवाजे की तरफ मोड़ा, जबकि दूसरे हाथ में एक सफेद नाइटगाउन था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने कपड़े बदल रही थी। दोनों की आंखें हवा में मिलीं। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा अवाक रह गया और उसकी निगाहें सुमित्रा के भरे हुए वक्ष पर टिक गईं। सुमित्रा की सुंदर आंखों में हत्या की एक झलक दिखाई दी और उसके कंधे हल्के से कांप उठे, क्योंकि उसने 2 खून भरी आंखें देखी थीं। ये आंखें ऐसी थीं जैसे कोई क्रूर भेड़िया बर्फ में भोजन तलाश रहा हो, या जैसे कोई भूखा भूत उसके शुद्ध और स्वच्छ शरीर के चारों ओर बिना किसी संकोच के घूम रहा हो। इतना ही नहीं, सामने वाला आदमी जोर जोर से सांस भी ले रहा था, जैसे वह बेचैन हो। कच कच, सुमित्रा के चारों ओर बर्फ की एक परत तेजी से फैल गई। उसके गहरे लाल होंठ कस गए और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जीवप्ती त्रिपाठी को अंततः एहसास हुआ कि स्थिति खराब है। उसका शरीर घूमा और उसकी गति अपनी सीमा तक बढ़ गई और वह तेजी से उस जगह से भाग निकला। उसकी गति बहुत तेज थी और 3 सांसों से भी कम समय में वह घर से बाहर निकल चुका था। लेकिन इससे पहले कि वह उत्तर और दक्षिण में फर्क कर पाता, अचानक उसके पीछे से एक जोर की आवाज आई। घर में एक बड़ा छेद हो गया और अंदर से एक शुद्ध सफेद आकृति बाहर उड़कर जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे पर आ गिरी। उसका भाव ठंडा था, लेकिन उसमें शर्म और गुस्सा भी था। जीवप्ती त्रिपाठी ने सतर्कता से कुछ कदम पीछे हटाए और एक रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, ये सोच रहा था कि वह कैसे अपनी बात समझाए। लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा, तो वह जानता था कि खुद का बचाव करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वह कुछ भी कहता, सब बेकार होता। कोई भी लड़की जिसकी देह इस तरह देखी जाए, वह इसे आसानी से जाने नहीं देगी। इस समय सुमित्रा पहले ही अपने कपड़े पहन चुकी थी। वह जीवप्ती त्रिपाठी को ठंडेपन से घूर रही थी। हालांकि वह इतनी गुस्से में थी कि उसे मारना चाहती थी। वह जानती थी कि जीवप्ती त्रिपाठी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
शायद उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला से लौटकर उसके सामने वाले कमरे में रहेगी। इसे केवल एक गलतफहमी कहा जा सकता था, लेकिन भले ही यह एक गलतफहमी थी, सुमित्रा इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती थी। वह एक स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही थी, एक ऐसा स्पष्टीकरण जो उसके गुस्से को शांत कर सके। हालांकि जिस आदमी ने उसकी देह देखी थी, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और उसके शरीर से एक मजबूत युद्ध भावना निकल रही थी। उसके सामने उसके अंदर जरा भी कायरता या शर्म नहीं थी। बहुत खूब, मुझे तुम्हारे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। मैं बस अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हें पीटना चाहती हूँ। सुमित्रा की उंगलियों पर एक बर्फ का फूल चुपचाप प्रकट हुआ और उसकी उंगली की एक झटके के साथ बर्फ का फूल घूमता हुआ जीवप्ती त्रिपाठी की ओर उड़ गया। जैसे जैसे वह उड़ता गया, बर्फ का फूल बढ़ने लगा। जब तक वह जीवप्ती त्रिपाठी तक पहुंचा, तब तक बर्फ का फूल एक थाली के आकार का हो चुका था और उसकी गति बहुत तेज थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसकी सच्ची यान गुप्त तकनीक फट पड़ी और उसने बर्फ के फूल पर प्रहार किया। उसकी मुट्ठी में दर्द हुआ। बर्फ के फूल की बर्फ विशेषता और सच्ची यान गुप्त तकनीक की यान विशेषता एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। इस मौके के साथ थाली के आकार का बर्फ का फूल सीधे बिखर गया। 100 तारांकन बिखरा हुआ बर्फ का फूल अनगिनत बर्फीले टुकड़ों में बदल गया और जीवप्ती त्रिपाठी की ओर तेजी से भागा। जीवप्ती त्रिपाठी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। एक ही पल में उसके शरीर पर एक दर्जन से अधिक घाव दिखाई दिए, जिनसे खून टपक रहा था। उसका शरीर, जो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, और भी डगमगाता हुआ लग रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई और उसकी अदम्य स्वर्ण कंकाल ने फिर से अपनी भूमिका निभाई। एक गर्म एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ गई। सुमित्रा की सुंदर आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने सोचा था कि वह इस चाल से जीवप्ती त्रिपाठी को बेहोश कर देगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इसे हल करने में सक्षम होगा। उसकी आकृति झिलमिला उठी और स्वर्ग से उतरती एक परी की तरह सुमित्रा जीवप्ती त्रिपाठी के पास पहुंची और जीवप्ती त्रिपाठी के कंधे पर एक उंगली रखी। एक ठंडा एहसास उसके कंधे पर फैल गया, जिससे जीवप्ती त्रिपाठी लड़खड़ाकर पीछे हट गया। सिर घुमाते हुए वह अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने अपने कंधे पर एक बर्फीला सफेद पाला देखा। इसके अलावा यह पाला एक बर्फ के फूल में संघनित होता हुआ लग रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने कपड़े फाड़ दिए और अपनी उंगलियों पर अमृत रस की एक बूंद को जमा किया, सीधे अपने कंधे पर छिड़क दिया। एक सिजलिंग ध्वनि के साथ जीवप्ती त्रिपाठी का कंधा एक गर्म लोहे द्वारा लाल ब्रांडेड किया गया प्रतीत हुआ। एक ही पल में वह बहुत लाल हो गया, लेकिन फैलता हुआ पाला भी अमृत रस की बूंद से तेजी से कम हो गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। सुमित्रा और भी हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवप्ती त्रिपाठी अपनी शीत शक्ति को हल करने के लिए इस तरह के अविश्वसनीय तरीके का उपयोग करने में सक्षम होगा। उसकी सुंदर आंखें पाले से भर गईं। सुमित्रा ने सीधे 1000 परतों वाली बर्फ को लुढ़का दिया। उसका सुंदर शरीर बर्फ की इस लहर में छिपा हुआ था, सीधे जीवप्ती त्रिपाठी की ओर बढ़ रहा था। हिमस्खलन की शक्ति की तरह गति जबरदस्त थी और जीवप्ती त्रिपाठी तुरंत बर्फ की लहर में समा गया। उसके दिल के नीचे से एक तीखी ठंड बढ़ गई। भले ही उसने सच्ची यान गुप्त तकनीक का अभ्यास किया था, इस समय जीवप्ती त्रिपाठी को यह भ्रम हुआ कि वह एक बर्फ की मूर्ति में जमने वाला है। वह जानता था कि वरिष्ठ बहन सुमित्रा गुस्से में थी। हालांकि उसकी चालों में कोई हत्या का इरादा नहीं था। ये स्पष्ट था कि वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जीवप्ती त्रिपाठी ने इरादा किया था। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी अजेय था और वह विरोध करने में असमर्थ था। वह उसका उपयोग करके ये समझ सकता था कि उसने अभी क्या सीखा था। ये प्रतिद्वंद्वी नीलेश से 1000 गुना बेहतर था। बर्फ की लहर के अंदर सुमित्रा ने बार बार जीवप्ती त्रिपाठी पर हमला किया, लेकिन वह इसे हल करने में असमर्थ था। एक के बाद एक दबी हुई आहें सुनाई दी, क्योंकि उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। ठंडापन के आक्रमण का विरोध करने के लिए उसका शरीर कांप रहा था। इस विपत्ति में जीवप्ती त्रिपाठी की भावनाएं और अधिक स्पष्ट हो गईं और उसने अचानक विरोध करना छोड़ दिया, जिससे सुमित्रा को उस पर हमला करने दिया। क्या हुआ, क्या हुआ? इस हलचल ने अंततः उन लोगों को परेशान कर दिया जो गहरी नींद में सो रहे थे। दूसरे बड़े रघुनाथ सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे, उसके बाद नीलेश, अनूप सिंह और अन्य लोग आए। जब उन्होंने स्थिति देखी तो सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। बर्फानी तूफान के बीच जीवप्ती त्रिपाठी का ऊपरी शरीर नग्न था। उसकी आंखें बंद थीं, क्योंकि वह सुमित्रा के भयंकर हमलों को सहन कर रहा था। उसका प्रतीत होता हुआ पतला शरीर एक फटे हुए बोरी की तरह था, जिसे सुमित्रा यहाँ वहां मार रही थी। हवा में उड़ रहा था, लेकिन उतरने में असमर्थ था। नीलेश ने ठंडी हवा में सांस ली। भाई जीवप्ती ने बड़ी बहन को कैसे उकसाया? क्या वरिष्ठ बहन कुछ दिन पहले हुई घटना का बदला ले रही हैं? अनूप सिंह भयभीत था। यही होना चाहिए, अन्यथा वरिष्ठ बहन के स्वभाव के साथ वह भाई जीवप्ती को इस तरह कैसे मार सकती हैं? बेचारे भाई जीवप्ती, उनके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, फिर भी उन्हें ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा है। वरिष्ठ बहन बहुत क्रूर हैं। इन लोगों की फुसफुसाहट सुमित्रा के कानों में गई, जिससे वह और भी गुस्से में आ गई। आज यह इसलिए था क्योंकि जीवप्ती त्रिपाठी ने उसकी देह देखी थी कि उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया था। लेकिन इन लोगों के मुंह से ऐसा लग रहा था मानो वह एक छोटे दिल वाली है। सुमित्रा के हमले और भी क्रूर हो गए। एपिसोड 80। बर्फीले घेरे में तपती ज्वाला। उच्च आसमानी मंडप के एक शांत कोने में उस भयावह हिमपात के बाद वातावरण में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमित पटेल ने अपनी आंखें सिकोड़कर जीवप्ती त्रिपाठी को देखा, जो बुरी तरह से घायल होने के बाद भी एक अजीब सी स्थिति में था। लगता है ये कुछ समझ रहा है, सुमित पटेल ने आश्चर्य से कहा। नीलेश ने अपनी आंखें फैलाते हुए पूछा, क्या मतलब युवा स्वामी? सुमित पटेल ने धीरे से सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। उनकी दृष्टि में जीवप्ती त्रिपाठी की स्थिति भले ही दयनीय थी, पर यह साफ था कि वह इस लड़ाई का उपयोग किसी गहन ज्ञान को समझने के लिए कर रहा था। यह शायद मन की कोई अवस्था थी या कोई गुप्त मार्शल कला।
ठंडी हवा में कांपते हुए भी जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर से एक प्रज्वलित ज्वाला निकल रही थी। सुमित पटेल जानते थे कि जैसे ही यह ज्वाला भड़केगी, जीवप्ती त्रिपाठी एक नई शक्ति के साथ पुनर्जन्म लेगा और एक नए स्तर में प्रवेश करेगा। यदि वह सफल होता तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां असाधारण होती। सुमित पटेल ने आज तक किसी भी ऐसे किसान को नहीं देखा था जो इतनी कमजोर शक्ति के साथ इस तरह के गहन ज्ञान को प्राप्त कर सके। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दादाजी, अगर सुमित्रा बहन इसी तरह उन्हें मारती रही तो मुझे डर है कि जीवप्ती भाई मर जाएंगे, नीलेश ने बेचैनी से कहा। सुमित पटेल ने सिर हिलाया। सुमित्रा अपनी ताकत को नियंत्रित करना जानती है। उसके वार में कोई जान लेने की इच्छा नहीं है। वह बस उसे चोट पहुंचा रही है, उसका जीवन नहीं लेगी। ये कहते हुए वह अपने आप में बुदबुदाए, अजीब है, सुमित्रा ने उसे क्यों मारा। सुमित पटेल की उम्र के बावजूद वह ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा क्या हुआ था जिसने सुमित्रा को इतना क्रोधित कर दिया था। अचानक बर्फीला तूफान शांत हो गया। सुमित्रा का शरीर हवा में तैर रहा था जबकि जीवप्ती त्रिपाठी को सीधे जमीन पर फेंक दिया गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और ठंड से उसकी त्वचा नीली और बैंगनी हो गई थी। जैसे ही वह जमीन के करीब आया, जीवप्ती त्रिपाठी अचानक लुढ़क गया और मजबूती से जमीन पर खड़ा हो गया। अपनी आंखें खोलकर उसने ऊपर देखा। तारों के नीचे सुमित्रा के सफेद वस्त्र हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई परी धरती पर उतर आए हो। उसके पीछे एक पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और रात की हवा में उसके वस्त्र लहरा रहे थे। उसके अलौकिक और कुलीन स्वभाव ने बिना किसी कारण के मन में एक विनम्रता की भावना जगा दी। कड़कड़ की आवाज के साथ जीवप्ती त्रिपाठी का पूरा शरीर तेजी से ठंड की एक परत से ढक गया और वह एक विशाल बर्फ के खंड में समा गया। बर्फ का खंड नुकीला और पारदर्शी था। बर्फ की परत के माध्यम से जीवप्ती त्रिपाठी के बाल का एक एक धागा साफ देखा जा सकता था। उसके चेहरे पर भाव भी कठोर हो गए थे। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी नजर जीवप्ती त्रिपाठी पर डाली और फिर घूमकर कमरे में लौट गई। उस समय की वह खूबसूरत तस्वीर जीवप्ती त्रिपाठी की आंखों में बस गई। उसकी रक्षा करो, जब बर्फ टूटेगी तो वह सफल हो जाएगा। सुमित पटेल ने गंभीरता से नीलेश को निर्देश दिया। नीलेश घबरा गया, पसीने से तरबतर हो गया। दादाजी, क्या जीवप्ती भाई जम नहीं जाएंगे? सुमित पटेल हंसते हुए बोले, नहीं, यह उसका सौभाग्य है। ये कहकर वह मुड़े और चले गए। तभी सुमित पटेल और अन्य लोगों का एक समूह चुपचाप आगे बढ़ा, एक एक करके विशाल बर्फ के खंड को घेर लिया और लगातार उस पर प्रहार करने लगे। हालांकि ये सुमित्रा की बर्फ शक्ति से जमा हुआ था, तो वे इसे कैसे तोड़ सकते थे? ये बुरा है, ये बुरा है। जीवप्ती भाई अपनी चोटों से ठीक नहीं हुए हैं और अब वह अंदर जम गए हैं। मुझे डर है कि उनका छोटा भाई जम जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे नीलेश ने घूर कर देखा। क्या तुमने मेरे दादाजी की बात नहीं सुनी? ये जीवप्ती भाई का सौभाग्य है, इसे मत हिलाओ। अगर तुम इस बर्फ को तोड़ते हो तो तुम जीवप्ती भाई को चोट पहुंचा सकते हो। चलो हम बस यहाँ रहकर उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, समूह ने जवाब में सिर हिलाया। 5 बजे तक रक्षा करने के बाद भी बर्फ का खंड अभी भी स्थिर था। अंदर जमा हुआ जीवप्ती त्रिपाठी एक जीवित लाश जैसा था। उसकी सांसें कमजोर थीं, लेकिन उसकी आंखें उस जगह पर टिकी थीं जहां सुमित्रा गायब हो गई थी। नीलेश और अन्य लोगों ने इस पर विचार किया और 2 लोगों को यहां रक्षा के लिए छोड़ने का फैसला किया, जबकि बाकी लोग अपने अपने काम में लग गए। ये स्थिति पूरे 3 दिनों तक चली। एक छोटी इमारत के सामने एक जीवित व्यक्ति बर्फ की मूर्ति के अंदर बंद था। ये दृश्य जितना अजीब हो सकता था उतना ही अजीब था। नीलेश और अन्य लोगों को नहीं पता था कि उन्होंने कितनी बार पहरा दिया था, लेकिन हर बार जब वे 2 लोगों को यहाँ रक्षा के लिए छोड़ते थे तब भी बर्फ के टूटने का कोई संकेत नहीं था, जिससे वे इतने बेचैन हो गए थे कि उनके होठों के कोनों पर छाले पड़ गए थे। इन 3 दिनों के दौरान जीवप्ती त्रिपाठी ने समय के गुजरने का बिल्कुल भी एहसास नहीं किया। हालांकि उसकी आंखें हमेशा खुली रहती थीं, पर वह कुछ भी नहीं देख सकता था। उसका मन पूरी तरह से ज्ञान में डूबा हुआ था। अपने शरीर में हड्डियों की हरकत को महसूस कर रहा था, अपने अटल दृढ़ इच्छाशक्ति से उत्पन्न होने वाली गर्मी को महसूस कर रहा था। यह महसूस कर रहा था कि इस गर्मी के पूरे शरीर में फैलने के बाद उसकी शक्ति कैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सुमित्रा द्वारा छोड़ी गई बर्फ ने उसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी जगह प्रदान की। बर्फ में समाहित बर्फ शक्ति लगातार उसके शरीर को नष्ट कर रही थी, उसकी नसों में प्रवेश कर रही थी। इस तरह की बर्फ शक्ति का सामना वर्तमान जीवप्ती त्रिपाठी नहीं कर सकता था, लेकिन वह हर बार इसका सामना करने में सक्षम था, जो अटल सुनहरे कंकाल के चमत्कारों पर निर्भर था। सैकड़ों और हजारों बार इसका विरोध करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने अटल सुनहरे कंकाल के रहस्यों को समझा और यह समझा कि यह उसकी ताकत को क्यों बढ़ा सकता है। उसके शरीर में छोटी जलती हुई आग धीरे धीरे फैल गई और आज अटल सुनहरे कंकाल के रहस्यों को समझने के बाद आग तुरंत जल उठी, जिससे उसके शरीर से एक भयानक गर्मी की लहर निकल गई। अचानक एक दरार की आवाज आई। नीलेश और अनूप सिंह, जो बगल में खड़े होकर पहरा दे रहे थे, इस हरकत से चौंक गए और तुरंत सिर घुमाकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि विशाल बर्फ का खंड वास्तव में एक के बाद एक टूट गया था, जो एक मकड़ी के जाले की तरह घना था। जीवप्ती भाई बाहर आ रहे हैं, नीलेश ने आश्चर्य से घोषणा की। निश्चित रूप से जैसे ही उसकी आवाज गिरी, बर्फ का खंड फट गया, जो हवा में गायब होने वाले प्रकाश के धब्बे में बदल गया। जीवप्ती त्रिपाठी खून से लथपथ होकर वहीं खड़ा था। उसका ऊपरी शरीर अभी भी कुछ हद तक पतला था, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे कि वह गहरे विचार में था। नीलेश और अनूप सिंह उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इसलिए वे चुपचाप इंतजार करते रहे। बहुत देर बाद जीवप्ती त्रिपाठी के चेहरे से चिंता अचानक गायब हो गई। वह मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अटल दृढ़ता कहूंगा। अटल दृढ़ता एक ऐसी चीज थी जिसे जीवप्ती त्रिपाठी ने इन 3 दिनों में समझा था। यह एक रहस्यमय मार्शल कला थी जिसका उपयोग हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसका उपयोग किसी के शरीर को मजबूत करने के लिए किया जा सकता था। यह एक मार्शल कला थी जिसे उसने अटल सुनहरे कंकाल से समझा था, और यह अटल सुनहरे कंकाल से निकटता से संबंधित थी। केवल जब वह विपत्ति में था और उसकी एक अटूट इच्छा थी, तब वह इस रहस्यमय मार्शल कला को सक्रिय कर सकता था।
एक बार जब वह इसका इस्तेमाल करता तो अटल सुनहरा कंकाल उसे ऊर्जा प्रदान करता, जिससे उसकी ताकत अस्थायी रूप से बढ़ जाती। हालांकि उसने पहले भी अनजाने में अटल दृढ़ता को सक्रिय किया था, लेकिन एक मार्शल कला के लिए उसके सिद्धांतों को जानना और उसके सिद्धांतों को नहीं जानना एक बहुत बड़ा अंतर था। ये कहा जा सकता है कि अब तक जीवप्ती त्रिपाठी ने वास्तव में इस रहस्यमय मार्शल कला में महारत हासिल कर ली थी, एक मार्शल कला जो केवल उसी की थी। ये पहले जैसा नहीं होगा, जहां एक बार जब वह घायल हो जाता या उत्तेजित हो जाता तो वह अनजाने में अटल दृढ़ता को सक्रिय कर देता। हालांकि ये फसल बहुत बड़ी थी, जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी कुछ हद तक असंतुष्ट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि अटल सुनहरे कंकाल अभी भी कुछ अन्य रहस्यों को छिपा रहा था जिन्हें उसने अभी तक नहीं देखा था। ये कहना होगा कि यह एक अफसोस की बात थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने खुद को दिलासा दिया, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब जीवप्ती त्रिपाठी ने हिलना शुरू किया तो ही नीलेश और अनूप सिंह ने आगे बढ़ने की हिम्मत की और चिंता से पूछा, जीवप्ती भाई, क्या आप ठीक हैं? मैं बहुत अच्छा। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने हाथ और पैर हिलाए और अचानक पाया कि कुछ दिन पहले लगी चोटें सब ठीक हो गई थीं। आप अपने कपड़े पहन लें, नहीं तो जब बहन वापस आएंगी और आपको देखेंगी तो वह आपको फिर से पीट देंगी। नीलेश चिंतित था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। कोई अपना नाम स्टोरी के पात्र में ऐड करवाना चाहता है तो बता सकता है।